गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल भाई लोग? गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल? स्वागत है बेटा आप सभी का मंथन बैच में। और आज से हम फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट्स एंड मेजरमेंट, लेक्चर नंबर 1। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। एम्स पहुंचा दो, टेंशन नहीं लो बेटा। हैं? डॉक्टर बना के ही पहुंचोगे एम्स में, वैसे पेशेंट बना के नहीं भेजेंगे आपको। हम्म। चैट को मैं प्राइवेट कर देता हूं ताकि कोई डिस्टरबेंस ना रहे। प्राइवेट चैट का मतलब है कि आप जो मैसेज लिखेंगे वो मेरे तक पहुंचेंगे, बस आप आपस में नहीं देख पाओगे, है ना? हाँ, आपका जो भी डाउट होगा मेरे पास आएगा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ, मंथन 3.2 स्टार्ट है बेटा, बिल्कुल। हाँ तो बेटा देखो, सबसे पहले तो कुछ बच्चे जो लेटेस्ट जुड़े हैं अपने से, जिनका भी पहले जैसे बेसिक मैथमेटिक्स और वेक्टर का बैकलॉग है, तो पहले थोड़ा सा बता देता हूं कि हम उसको कैसे क्लियर करेंगे। ठीक है? और हो सकता है किसी का किसी कारणवश बैकलॉग हो सकता है उसने लेट ज्वाइन किया है, उस तरीके से हम यूनिट्स एंड फिजिक्स का पहला चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट ही है। और इस चैप्टर में बेसिक मैथमेटिक्स और वेक्टर की जरूरत नहीं पड़ती है। ये चैप्टर अलग है, डिफरेंट है। आपको वेक्टर, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन इनकी जरूरत पड़ती है जब आप मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ना स्टार्ट करते हैं, वहां आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ती है। मोशन इन प्लेन में वेक्टर की जरूरत पड़ती है। तो उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, जिसका भी किसी भी कारणवश ये चैप्टर नहीं हुए हैं, नेक्स्ट वीक से रिमेडियल क्लासेस स्टार्ट करेंगे। मतलब जो चीजें कवर नहीं हुई हैं, जो चीजें आपने नहीं की हैं, उसके लिए इवनिंग में कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस अरेंज करेंगे हर सब्जेक्ट के लिए, है ना? ओके। लास्ट ईयर वाले बैच में टेस्ट ऐड करा दो। लास्ट ईयर वाले तो लास्ट ईयर वाले होंगे टेस्ट, इस बार वाले इस बार वाले में होंगे टेस्ट। हाँ भाई, चलो। तो वो नेक्स्ट वीक में जैसे फिजिक्स की 2 क्लासेस एक वीक में लूंगा, थोड़ी सी लंबी होंगी, 2.5-3 घंटे की। तो उस तरीके से हम 2 वीक के अंदर कोशिश करेंगे कि वो पूरा कवर हो जाए। जब तक हमारा इधर से यूनिट्स एंड मेजरमेंट खत्म होगा, तब तक हम पैरेलल में ये सब चीजें कंप्लीट कर चुके होंगे। ठीक है? बाकी आप पहले वाले लेक्चर से करना चाहो कर सकते हो, बट देखो सिंपल सी बात है कि वो लेक्चर ज्यादा हैं। जैसे बेसिक मैथमेटिक्स में 10-12 लेक्चर हैं, वेक्टर में 7-8 लेक्चर हैं, तो ऐसे कवर करोगे उससे, तो उससे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? हाँ। और अचीवर में जो लेक्चर पढ़ा आप उससे भी देखो, 3 ऑप्शन है। लाइव करना है, लाइव करना है, नेक्स्ट वीक से करवाऊंगा, नेक्स्ट वीक में करवाऊंगा, पूरा प्रॉपर पूरा करवाऊंगा अच्छे से डिटेल में। किसी को करना है कि नहीं सर लाइव से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो पूरे ही लेक्चर देखूंगा, ऑब्वियस ही बात है, इसमें नंबर ऑफ लेक्चर्स कम होंगे, थोड़े से बड़े ड्यूरेशन के होंगे। इसके अलावा जो रिकॉर्डेड लेक्चर हैं उससे भी कर सकते हो। जो अभी के रिकॉर्डेड लेक्चर हैं वो आपको दिखेंगे, आप उससे भी कर सकते हो। इसके अलावा अचीवर वाला जो है उसमें बेसिक मैथ्स एंड वेक्टर का एक लेक्चर पड़ा हुआ है, एक सिंगल लेक्चर। वो भी पूरा डिटेल है, ऐसी बात नहीं है, वहां से भी कर सकते हो। तीनों हैं, जैसा आपको सुटेबल लगे। जैसे कोई बच्चा है जिसको पहले से कॉन्फिडेंस है कि ठीक है मेरे को आता है, बेसिक मैथमेटिक्स वेक्टर पहले से पढ़ा है, तो आप यहां से करो, इसका असाइनमेंट करो, काम हो गया। किसी को लगता है कि नहीं थोड़ा सा मेरे को कॉन्फिडेंस कम है, मैं पढ़ूंगा इलावी, तो आप यहां से पढ़ सकते हो। किसी को लगता है नहीं मुझे तो पूरा डिटेल में चाहिए, तो लेकिन मैं टाइम दे सकता हूं, तो फिर वो यहां से जाए रिकॉर्डेड। ठीक है? हाँ। लेकिन 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 यूनिट्स एंड मेजरमेंट आज से लाइव अटेंड करेंगे।
ये एक्स्ट्रा काम होगा जिसने अभी तक कवर नहीं किया। यूनिट्स एंड मेजरमेंट, देखो मेन चीज पता है क्या है, सिलेबस का प्रॉपरली पूरा अच्छे से करना और टाइमली फिनिश करना। मैं नहीं चाहता कि वो सब चीजों के चक्कर में जो मेन चैप्टर्स हैं इनको आप इग्नोर कर जाओ। देखो यूनिट्स एंड मेजरमेंट से लाइव हो जाओ मेरे साथ, ताकि जब तक आप लाइव स्टार्ट नहीं करोगे तब तक पहले वाले रिकॉर्डेड को आप पूरा करना चाहो पॉसिबल नहीं है, आप पीछे ही रह जाओगे। लाइव प्रॉपर यहां से रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आराम से कर पाओगे, मैं बता रहा हूं आप। ठीक है, ओके। हाँ भाई, चलो टेस्ट के कुछ क्वेश्चन में डाउट है बेटा, इस वीक का जो डाउट सेशन लगाएंगे अपन, उस डाउट सेशन में अपना ये जो भी डाउट है वो वहां पे कर लेंगे डिस्कस। ठीक है, टेस्ट के जो भी आपको डाउट हैं वो अपन डाउट सेशन में कवर कर लेंगे। तुम्हें बता दूं बेटा, हर वीक हर टीचर का एक डाउट सेशन होता है जिसमें आप अपने डाउट्स को टीचर से पूछ सकते हो। इसके अलावा यदि मान लो आपको जैसे कोई भी क्वेश्चन में छोटा मोटा कोई डाउट है, नहीं समझ में आ रहा है, उसका सॉल्यूशन नहीं है तुम्हारे पास, कुछ नहीं करना, उसका स्निप लो और आप जैसे ही ऐप के अंदर अपने बैच के अंदर एंटर करते हो वहां आस्क डाउट करके ऑप्शन आता है, जैसे आप उस पर क्लिक करोगे, फोटो अपलोड करोगे, वो पूरा डिटेल में आपको सॉल्यूशन समझा देगा, स्टेप बाय स्टेप समझाएगा बहुत अच्छे से, और उस टाइप के और क्वेश्चन भी प्रैक्टिस के लिए वो दे देगा। तो आप जरूर इसको ट्राई करें बेटा, जो टेक्नोलॉजी है उसका यूज करो, टेक्नोलॉजी को यूज करके आगे बढ़ोगे, बहुत हेल्प मिलेगा। मतलब आप कभी भी किसी भी मोमेंट पे डाउट आए, कुछ नहीं करना, सीधा जाओ ऐप के अंदर जाओ, उसका स्क्रीनशॉट डालो और तुरंत डाउट पूछ लो। ठीक है, ओके भाई। हाँ चलो, आप शुरू करें, शुड वी स्टार्ट। कहां स्क्रीनशॉट डाले बेटा, मैंने समझाया है लेक्चर के अंदर आपको पहले भी। जैसे आप ऐप के अंदर जाते हो, देखो ये डाउट वाली चीज बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, देखना इस बार डाउट्स नहीं रहने चाहिए बिल्कुल भी, पहले बता दे रहा हूं। जैसे आप ऐप के अंदर जाएंगे अपना मंथन के अंदर, वहां पे आपको मंथन के अंदर जाते ही जो जहां फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ये ऑप्शन आता है ना, इसमें नीचे आता है डाउट्स का ऑप्शन, डाउट्स पे क्लिक करेंगे सीधा पेज खुल जाएगा, डाउट वाला पेज। ठीक है, इंटरनेट सही होगा तो ये खुल जाएगा, बढ़िया, थोड़ा सा तो इंटरनेट सही है। फोटो अपलोड करने का ऑप्शन आता है, फोटो अपलोड करो सीधा और डाउट पूछो, कुछ नहीं करना, सिंपल सा है। आने वाले संडे को टेस्ट नहीं, टेस्ट अल्टरनेट संडे होगा, मतलब अगले से अगले संडे को होगा, और उसमें यूनिट्स एंड मेजरमेंट आएगा। चल करें स्टार्ट अब। हाँ भाई, देखो यूनिट्स एंड मेजरमेंट जो चैप्टर है ना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये एक बेनिफिट तो इसका, इनडायरेक्ट बेनिफिट तो ये, इस चैप्टर में आने वाले सब चैप्टर्स के जितने भी चैप्टर्स हम पढ़ते हैं उसके जो छोटे छोटे टर्मिनोलॉजी है वो यहां हमें देखने को मिलती है। थोड़ा अजीब जरूर लगेगा यदि कोई फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है, वैसे तो सबका ड्रॉपर बच्चे हैं, सबने 11th 12th में हर चीज पढ़ी है, लेकिन फिर भी कुछ चीजें जैसे सरफेस टेंशन है, विस्कोसिटी कोफिशिएंट है, ये टर्म्स हो सकता है किसी को थोड़ी अजीब सी लगे, नहीं लगे, टेंशन ना लेना, हम बहुत सारी चीजें हम पढ़ेंगे जो आने वाले चैप्टर्स में हम डिटेल में पढ़ेंगे, यहां उनके बारे में बस उनका नाम जानेंगे, उनका फॉर्मूला जानेंगे। तो एक तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसे पूरे के पूरे फिजिक्स का एक बेसिक कवरेज यहां पे हो जाता है। दूसरा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चंस खूब पूछे जाते हैं, 3 क्वेश्चंस तो आ ही जाते हैं इससे बेसिक मैथमेटिक्स, सॉरी यूनिट्स एंड मेजरमेंट से 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन भी आते हैं यहां से, और ये हर साल ऑलमोस्ट 3-4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, ओके भाई। जो नोट्स बनाना चाहते हैं प्रॉपरली मेरे साथ नोट्स बनाएंगे लेक्चर के साथ साथ। जो पहले से मेरे से पढ़े हुए हैं वो चाहते हैं कि सर हमने नोट्स बना रखे हैं पहले से, तो दोबारा से नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, जो भी कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस या कुछ भी चीज होती है उसको आप स्टिकर लगा करके ऐड कर सकते हैं उसी के अंदर, दोबारा से बनाना नहीं। लेकिन आप जब लेक्चर में बैठो तो पुराने नोट्स अपने साथ लेके नहीं बैठना है, बिल्कुल नहीं बैठना है।
रफ कॉपी पेन लेके बैठो, रफ कॉपी पेन पे प्रॉपर तरीके से ऐसे रफ में लिखो, रफ लिखो। क्वेश्चन आता है क्वेश्चन मत लिखो, सॉल्यूशन करो। फॉर्मूला आता है फॉर्मूला लिख लो, बस रफ वर्क जरूर करें, क्योंकि लिखने से चीजें ज्यादा अच्छे से याद होती हैं। पिछले साल की नोट्स की कॉपी साथ लेके नहीं बैठनी है, बिल्कुल नहीं बैठनी है, ठीक है। हाँ भाई, 6 मंथ में हो जाएगा सिलेबस बेटा। सिलेबस अपना फेब के फर्स्ट वीक पे हो जाएगा आराम से कंप्लीट, उसकी टेंशन ना ले, ठीक है। फेब के फर्स्ट वीक मतलब 10 फरवरी से पहले पहले आपका सिलेबस हो जाएगा, बिल्कुल भी टेंशन ना लें, आपको रिवीजन के लिए बहुत समय मिलेगा। इवन जिसने लेट स्टार्ट किया उसका भी 10 फरवरी तक हो जाएगा, बिल्कुल भी टेंशन ना लेना। ओके, सेट है बात। सर बैच असाइनमेंट है वो जेई डीपीपी का क्या? बेटा जेई वाली डीपीपी यूनिट्स एंड मेजरमेंट वाले चैप्टर से आपको रेगुलर मिलेंगी। जैसे ये चैप्टर फिनिश होने को आएगा मैं अपलोड करवा दूंगा, पहले उसको करवाने से कोई मतलब नहीं है। पहले आपके पास डीपीपी है, मॉड्यूल है, वो वाली चीजें करो। जेई वाली डीपीपी मैं साथ में अपलोड करवा दूंगा बाद में। ओके, अब बताओ और कोई डाउट है भाई? डीपीपी कहां मिलते हैं? जब आप ऐप के अंदर जाओगे तो असाइनमेंट वाले सेक्शन में आपको डीपीपी मिलेंगी, हर चैप्टर के मिलेंगी। अदर कंटेंट वाले चैप्टर में आपको मॉड्यूल के पीडीएफ मिलेंगे, ठीक है। हाँ, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन आप खुद कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। आप नेट पे डालोगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आ जाए, बिल्कुल कीजिए, चैप्टर खत्म होने के बाद करना लेकिन। ओके, सेफ स्कोर क्या है टेस्ट? बेटा कोशिश करो कि हर टेस्ट में 150 टच करने की कोशिश करो, ठीक है। और टाइम डिवीजन प्रॉपर करो हर टेस्ट में। स्टार्टिंग से ध्यान रखना, टेस्ट में टाइम का डिवीजन प्रॉपर होना चाहिए। बायो 45 से 50 मिनट के अंदर कंप्लीट करनी है, कैसा भी पेपर हो। फिजिक्स और केमिस्ट्री को 1 घंटा और फिजिक्स को 1 घंटा 10 मिनट के लगभग देना ही देना है, ठीक है। नीट एडवांस के क्वेश्चंस जरूर करने हैं, लेकिन कब करने हैं? जब आपका डीपीपी और असाइनमेंट वाला मॉड्यूल वाला कंप्लीट हो जाए उसके बाद करने हैं, क्योंकि उसमें थोड़े से लेवल अप क्वेश्चंस है, बढ़िया तगड़े लेवल वाले क्वेश्चंस है, ठीक है। ओके, चलो 720 में से कोशिश करें 600 प्लस ही पूरे साल भर स्कोर रखा जाए। हो सकता है जब आप स्टार्ट करते हो तो पहले बार में इतना स्कोर ना हो। जो फ्रेशर बच्चे हैं खासकर उनके साथ ये ऐसा होता है कि स्टार्टिंग में वो 400 300 400 स्कोर होता है, लेकिन वो इंप्रूव करते हैं। जो ड्रॉपर बच्चे हैं वो उल्टा करते हैं, जो मल्टीपल ड्रॉप ले चुके हैं वो पहले 2-3 टेस्ट में लाएंगे 650 660, फिर वो डाउन आते चले जाते हैं क्योंकि वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। तो टेंशन मत लेना, जिसके कम आ रहे हैं बेटा बहुत स्कोप है आपके मार्क्स बढ़ाने का, मेहनत करते जाओ, लगातार मार्क्स बढ़ेंगे। और जिसके टेस्ट में मार्क्स ज्यादा आते हैं बेटा ओवर कॉन्फिडेंट ना होना। यदि आपने पढ़ाई प्रॉपरली बेसिक से अच्छे से डिटेल में नहीं की तो ये 680 नंबर भी कब 580 480 आ जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। चलो, प्रीवियस ईयर की नीट एडवांस चलेगी, बिल्कुल दौड़ेगी, दौड़ेगी बेटा, चलेगी नहीं दौड़ेगी। अब शुरू करते हैं, है ना? शुड वी स्टार्ट नाउ? है भाई, शुड वी स्टार्ट नाउ? कितने बच्चे आज से स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट से? जल्दी से अटेंडेंस लगाओ भाई, जल्दी से अटेंडेंस लगाओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। स्वागत है आप सभी का बेटा मंथन बैच में। और दम लगा दो भाई अभी से, आज से ही, है ना? आज से ही दम लगा दो। मतलब मैं बता रहा हूं हर दिन 12 घंटे पढ़ना है, हर दिन, जिसमें से 6 घंटे लेक्चर देखने हैं तो बाकी 6 घंटे पढ़ाई करनी है। 12 घंटे हर दिन दो, 12 घंटे आज से ही दो। प्रोमिस करो अपने आप से और शुरू हो जाओ। बेटा याद रखना, तुम मेहनत नहीं करोगे तो कोई और तुम्हारे सीट जो तुम्हारी थी उसके लिए कोई और मेहनत कर रहा है, और वो मेहनत ज्यादा तुमसे करेगा तो वो तुमसे आगे निकल जाएगा और वो सीट वो ले जाएगा। सिंपल सी बात है, टोटल नंबर ऑफ सीट्स फिक्स हैं, जो ज्यादा मेहनत करेगा वो ही पहुंचेगा। तो तुम्हें नहीं पता है कि दूसरा कितनी मेहनत कर रहा है। तुम एक ऐसी रेस में दौड़ रहे हो जिसमें तुम्हें अपोनेंट दिखाई नहीं दे रहे हैं। वो जब तुम बाउंड्री लाइन क्रॉस करोगे तब पता चलेगा कि तुमसे आगे कितने हैं। तो तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत
बहुत मुश्किल होता है, मैं मानता हूं पूरे साल भर वो लगातार मेहनत बनाए रखना, क्योंकि तुम्हें कुछ नहीं पता कि बाकी क्या कर रहे हैं, तो बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। और लेकिन जो लास्ट तक लगा रहता है वो पक्का कर जाता है, पक्का कर जाता है। ठीक है, चलो करें स्टार्ट। चल, मॉड्यूल से होमवर्क दे देंगे बेटा, दे देंगे। जैसे मैंने बेसिक मैथमेटिक्स वेक्टर का मॉड्यूल पूरा लास्ट डिस्कस करवा दिया। अब जैसे यूनिट्स एंड मेजरमेंट में हम बढ़ते जाएंगे, वैसे तो टॉपिक वाइज होते हैं मॉड्यूल में क्वेश्चन, डीपीपी में क्वेश्चन, दोनों में ही टॉपिक वाइज होते हैं। तो आपको डीपीपी के ऊपर ही लिखा मिल जाता है कि ये किस टॉपिक का क्वेश्चन है यहाँ पे। तो जैसे वो टॉपिक खत्म होता है तुम पढ़ सकते हो वहां से, है ना, फिर भी हम दे देंगे। फिजिक्स बहुत वीक है, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया बात है ये तो, ये बहुत बढ़िया बात है। बहुत वीक है, डिटेल में बेसिक से पढ़ोगे, अच्छे से मेहनत करोगे, बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, पता भी नहीं चलेगा, मैं बता रहा हूं। धीरे धीरे इतने स्ट्रांग हो जाओगे, बट लगातार लगे रहना। हर दिन 2 घंटे लेक्चर के अलावा कम से कम 2 से ढाई घंटे आपको फिजिक्स को देना पड़ेगा। याद रखना, जो सब्जेक्ट आपका वीक होता है, मेहनत उसमें सबसे ज्यादा करनी होती है। रीजन, जितना ज्यादा मेहनत करोगे धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ता है, एकदम से नहीं। जब मैं अपने जेई की तैयारी कर रहा था, मेरा मैथ्स बहुत वीक था, बहुत वीक था मैथ, सबसे कम नंबर मैथ्स में आते थे। लेकिन मुझे पता है मैं अपने पढ़ाई का आधा समय मैथ्स को देता था, क्योंकि मुझे पता है कि मैं लगातार 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 यदि टाइम देता रहूंगा, तो मैं नहीं कह रहा कि मैं बेस्ट कर जाऊंगा उस सब्जेक्ट को, लेकिन मैं इतना कर जाऊंगा कि मेरा काम बन जाएगा, और वो ही हुआ। फिजिक्स और केमिस्ट्री मैंने आधे टाइम में जितना कर लिया, उतने में मैथ्स को ज्यादा देकर के मैथ्स के स्कोर को ठीक लेके गया। वही तुम्हें करना है बेटा, हर सब्जेक्ट जरूरी है, किसी एक सब्जेक्ट को छोड़ के सिलेक्शन नहीं होता है। तो जो कमजोर है उसको ज्यादा एफर्ट लगाओ, उस पर ज्यादा टाइम दो उसको। ठीक है, चल, तो आज हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंट क्वांटिटीज को। फंडामेंटल क्वांटिटीज किसे बोलते हैं, डेराइव्ड क्वांटिटीज किसे बोलते हैं, फिर यूनिट्स की बात करेंगे कि एक क्वांटिटी की यूनिट से क्या मतलब है। व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी, कोई बताएगा व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी किसे बोलते हैं। फिजिक्स में हम बहुत सारी क्वांटिटीज की स्टडी करते हैं, तो ये फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी क्वांटिटी को बोलते हैं भाई। फिजिकल क्वांटिटी किसे बोलते हैं, मेजरेबल, ऐसी क्वांटिटीज जिनको हम मेजर कर सकते हैं, दोज क्वांटिटीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। लिखते चलो, क्वांटिटीज which can be measured, which can be measured are called physical quantity, physical quantity। ठीक है, एग्जाम्पल। अब आपको लग रहा होगा सर सारी चीजें ही मेजर कर सकते हैं, ऐसा क्या है। नहीं, बिल्कुल सारी चीजें नहीं मेजर कर सकते। हम मेजर कर सकते हैं, जैसे कोई लेंथ है मेजर कर सकते हैं, मास है, टाइम है, स्पीड है, एक्सेलरेशन है, फोर्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, प्रेशर है, एनर्जी है, टॉर्क है, एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर वेलोसिटी है। ऐसे बहुत सारी ऐसी क्वांटिटी है जिसको हम मेजर कर सकते हैं। दोज क्वांटिटीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। मेजर करने की बात मतलब हम बता सके कि ये कितना है। जैसे हम कह रहे हैं कि हमारा वेट इतना है, तो हम मेजर कर पा रहे हैं इसको, तो वो क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी होगी। ठीक है, कुछ क्वांटिटी ऐसी होती है जिसको हम मेजर नहीं कर सकते, तो उसकी हम बात फिजिक्स में नहीं करते हैं, उनको हम बोलते हैं नॉन फिजिकल क्वांटिटी। क्वांटिटीज which cannot be measured, which cannot be
measure are called non physical quantity. नॉन फिजिकल क्वांटिटी ऐसी कौन सी क्वांटिटी होती है जिसको हम मेजर नहीं कर सकते? ऐसी कौन सी क्वांटिटी होती है भाई जिसको मेजर नहीं कर सकते हैं? जैसे प्यार, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, बहुत प्यार करता हूं, बहुत कितना, बहुत बहुत कितना, 2 किलो, 5 किलो, 5 मीटर, 50 सेंटीमीटर, कितना? मेजर नहीं कर सकते, बस हम कंपेयर कर सकते हैं कि बहुत ज्यादा करता हूं, कम करता हूं, नहीं करता हूं, लेकिन इसको मेजर करने का कोई तरीका नहीं है। इसको मेजर करने का कोई तरीका नहीं है। कोई भी इमोशंस, बिल्कुल इमोशंस, फीलिंग, लव है, एंगर है, कोई भी इमोशंस, तो इमोशंस के नाम पे तुम्हें कोई बेवकूफ बना सकता है। क्यों? क्योंकि मेजर तो किया नहीं जा सकता, और जो मेजर नहीं किया जा सकता उसको तो बोल दो कि मैं बहुत ज्यादा इमोशंस है तुम्हारे लिए, बहुत प्यार करते हैं, बहुत गुस्सा है, ठीक है ना? तो ये चीजें मेजर नहीं की जा सकती। हम फिजिक्स में इनकी बातें नहीं करते हैं। जिसको मेजर ही नहीं कर सकते उनकी बात साइकोलॉजी में करो, साइकोलॉजी में करो आप इनकी बातें, ठीक है? क्लियर? तो जो मेजर किया जा सकता है फिजिक्स में, हम उन्हीं क्वांटिटीज के बारे में स्टडी करते हैं। ओहो, सचिन जी कह रहे हैं प्यार की बात मत करो, मैं डिप्रेस्ड हो जाऊंगा। ओहो, देख रहे हो फैकालॉजी कितनी तगड़ी है। अरे वाह मेरे से, प्यार की बात मत करो, घर वालों की मार याद आ जाती है। चल, है भाई। तो ये होगी फिजिकल क्वांटिटी। अब फिजिकल क्वांटिटी जो है उनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। एक होती है फंडामेंटल क्वांटिटी, जिसे बेस क्वांटिटी भी बोलते हैं, फंडामेंटल और बेस क्वांटिटी, और दूसरी होती है डेराइव्ड क्वांटिटी। अब देखो फंडामेंटल क्या होता है, फंडामेंटल क्वांटिटी किसे बोलते हैं? आप में से बहुत से बच्चों को लगता होगा फंडामेंटल क्वांटिटी मतलब मास, लेंथ, टाइम, ये फंडामेंटल होते हैं, बट वो एक सिस्टम ऑफ यूनिट के अंदर की बात होती है। इन जनरल यदि मैं फंडामेंटल क्वांटिटी को डिफाइन करूं तो एक सेट ऑफ क्वांटिटी, सेट मतलब जिसमें 2, 3, 4, 5 क्वांटिटी को सेट एक लिया जाए, एक ऐसा सेट ऑफ क्वांटिटी जो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। मतलब उस सेट में जितने भी क्वांटिटी हैं वो बाकी अदर क्वांटिटी से इंडिपेंडेंट है। मतलब बाकी क्वांटिटीज के टर्म्स में उसको पूरी तरीके से लिखा नहीं जा सकता। ऐसी क्वांटिटी को हम फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं। बेटा याद रखना, फंडामेंटल क्वांटिटी का जो सेट है उसमें जो भी क्वांटिटी आएगा वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होना चाहिए। जैसे मास और लेंथ एक दूसरे से बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, मास का लेंथ से कोई लेना देना नहीं है। अब ये मत बोलो सर जितना ज्यादा लेंथ है उतना मास ज्यादा होगा, ऐसा नहीं। रिलेशन मतलब मैं एग्जैक्ट फॉर्मूला बता सकूं, इतना लेंथ मतलब इतना मास, अब वो तो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। तो ऐसा मास और लेंथ में ऐसा कोई ऐसा रिलेशन नहीं होता, मास और टाइम में नहीं होता है। तो ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो गई, तो इनको हम ले सकते हैं एक सेट के अंदर। तो ए सेट ऑफ क्वांटिटीज विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, which are independent of each other can be taken as fundamental quantity. It means, समझा भी रहा है, it means physical quantity can be said fundamental quantity if it cannot be expressed in terms of other fundamental quantity. एक कोई भी फंडामेंटल क्वांटिटी को, मतलब कोई भी क्वांटिटी को फंडामेंटल हम तब बोल पाते हैं जब उस क्वांटिटी को जो उस सेट में बाकी अदर क्वांटिटी है उनके टर्म्स में ना लिखा जा सके। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझने के लिए मैं कहूं मास, लेंथ एंड टाइम, मास, लेंथ एंड टाइम फंडामेंटल है या नहीं? क्या ये सेट फंडामेंटल है? तो हम मास, लेंथ और टाइम किसी को भी एक दूसरे के टर्म्स में नहीं लिख सकते, बिल्कुल ये फंडामेंटल क्वांटिटी है।
लेकिन यदि मैं लिखना चाहूं लेंथ टाइम एंड स्पीड, क्या ये फंडामेंटल है? क्या ये फंडामेंटल है? लेंथ, स्पीड और टाइम, क्या ये फंडामेंटल है? क्या ये फंडामेंटल है? तो जवाब आएगा नहीं, नहीं। रीजन, क्योंकि जो स्पीड है वो लेंथ अपॉन टाइम होती है। क्या होती है? लेंथ अपॉन टाइम। स्पीड को लेंथ और टाइम के टर्म्स में लिख सकते हैं। स्पीड होती है डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, कितना डिस्टेंस चला कितने टाइम में, तो एक फॉर्मूला बन गया। तो लेंथ और टाइम से स्पीड निकाल सकते हैं, मतलब ये रिलेशन जो है एक दूसरे से इंडिपेंडेंट नहीं बोलते। इसमें से आपको या तो लेंथ हटाना पड़ेगा, या टाइम हटाना पड़ेगा, या स्पीड हटाना पड़ेगा, कोई एक हटाना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं मास, टाइम एंड स्पीड, क्या इसे सेट ऑफ फंडामेंटल बोला जा सकता है? क्या इन तीनों को एक फंडामेंटल सेट में रखा जा सकता है? यदि हम पूछें कि क्या इन तीनों को फंडामेंटल सेट में रखा जाता है, बिल्कुल रखा जा सकता है, बिल्कुल रखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता। सर स्पीड तो सर टाइम के टर्म्स में आता है, लेकिन सिर्फ टाइम से स्पीड नहीं निकाल सकते, मास और टाइम से स्पीड नहीं निकाल सकते। स्पीड निकालने के लिए टाइम के साथ साथ लेंथ भी चाहिए, तो लेंथ मैंने गायब कर दिया। यहां लेंथ नहीं है, टाइम है, स्पीड है, तो इनमें पूरा कोई रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता है, मतलब कंप्लीट रिलेशन उसमें एग्जिस्ट करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल यदि मैं कहूं मास, मास एक्सेलरेशन एंड फोर्स, क्या इसे फंडामेंटल ले सकते हैं? क्या इसे फंडामेंटल ले सकते हैं, मास एक्सेलरेशन और फोर्स? जवाब आएगा नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि फोर्स जो होता है वो मास और एक्सेलरेशन के टर्म्स में लिखा जा सकता है। फोर्स जो होता है वो मास और एक्सेलरेशन के टर्म्स में लिखा जा सकता है। मतलब यदि इनमें से कोई एक ऐसी क्वांटिटी है जिसका एक ऐसा फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है जो बाकी के टर्म्स में, पूरा पूरा फॉर्मूले की सारी क्वांटिटी होनी चाहिए, यदि उसमें से कोई चीज नहीं है तब तो उसको सेट में लिया जा सकता है। पूरा फॉर्मूला यदि उसमें से बन रहा है तो हम उस क्वांटिटी को उस सेट में नहीं रख सकते। बहुत से लोगों को लगता है कि फंडामेंटल का मतलब फिक्स है, मास लेंथ टाइम यही होते हैं, नहीं। किसी एक नए सिस्टम ऑफ यूनिट, मतलब कोई हम नया सिस्टम बनाए तो उसमें हम कोई भी क्वांटिटी को फंडामेंटल ले सकते हैं, बस एक कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए कि उनमें आपस में कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए। हम अपने सेट में इनको भी फंडामेंटल ले सकते हैं। आगे हम ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जहां डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी लेंगे, लेकिन वो मानने से पहले बस एक जरूरी कंडीशन है कि उनमें आपस में कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है? यदि फिर भी इन केस रेयर द रेयर, देखो कई बार ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने आ जाएंगे कि क्या मास एक फंडामेंटल क्वांटिटी है क्या? वैसे ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। सिर्फ एक क्वांटिटी देके ये नहीं पूछ सकते कि ये फंडामेंटल है या नहीं, नहीं पूछ सकते, ऑब्वियस सी बात है। यदि मैं कहूं मास फंडामेंटल क्वांटिटी होती है नहीं होती, एक मीनिंगलेस क्वेश्चन है। बट फिर भी नीट में ऐसे किसी किसी बुक्स में ऐसे क्वेश्चंस दिखाई दे सकते हैं, इवन पीवाईक्यू में भी आपको ऐसे क्वेश्चंस मिल सकते हैं, क्योंकि कोई वो नहीं है। तो अब देखो हमें समझदार होना पड़ेगा। यदि हमसे पूछा जा रहा है कि मास एक फंडामेंटल क्वांटिटी है या नहीं, अब ये तो मीनिंगलेस क्वेश्चन है, फिर भी ऑप्शन में है कुछ ऐसे कि भाई है नहीं है, ऐसे क्वेश्चंस है, तो फिर ऐसी सिचुएशन में हम उसको एसआई सिस्टम का पार्ट मानेंगे। वो मैं अभी बताऊंगा कि एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होता है। एक फिक्स, एक ऐसा सिस्टम ऑफ यूनिट है जो हम इंटरनेशनल लेवल पे फॉलो करते हैं, एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट। तो उसमें कौन कौन सी क्वांटिटी को फंडामेंटल बोला जाता है, उसके बेसिस पर हमें जवाब देना पड़ता है। तो बात समझ में आया, व्हाट इज फंडामेंटल क्वांटिटी? बोलो बोलो। हाँ, काइनेटिक एनर्जी, मास, वेलोसिटी, इसको फंडामेंटल नहीं बोल सकते, क्योंकि मास और वेलोसिटी के टर्म्स में काइनेटिक एनर्जी को लिखा जा सकता है, नहीं बोल सकते उस सेट को। बिल्कुल सही बात है, ये बात क्लियर है, फंडामेंटल वाली बात। दूसरा है डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। व्हाट इज डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी? देखो सबसे पहले एक फंडामेंटल सेट माना जाता है कि ये हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी होगा। अब उन क्वांटिटी के टर्म्स में बाकी क्वांटिटी हम डेराइव करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने मास, लेंथ और टाइम को फंडामेंटल मान लिया। अब हम यहां बहुत सारी क्वांटिटी डिफाइन कर सकते हैं,
जैसे लेंथ अपॉन टाइम स्पीड होता है, तो स्पीड एक डेराइव्ड क्वांटिटी होगी। लेंथ अपॉन टाइम का स्क्वायर, लेंथ मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये क्या आता है? एक्सेलरेशन। तो ये एक्सेलरेशन एक नई फंडामेंटल क्वांटिटी आ गई। मतलब हम ऐसे बहुत सारी क्वांटिटी डिफाइन कर सकते हैं जो इनके टर्म्स में लिखी जाएगी। उन सारी क्वांटिटी को हम बोलते हैं डेराइव्ड क्वांटिटी। any other physical quantity which can be expressed in terms of fundamental quantity is called derived quantity. जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने ये मान लिया, जैसे मान लो मास लेंथ टाइम लिया, तो जितने जैसे स्पीड है, ये एक डेराइव्ड क्वांटिटी होगी लेंथ अपॉन टाइम से, लेंथ अपॉन टाइम से। यदि मान लो हमारा फंडामेंटल होता सिर्फ मास और टाइम, लेंथ नहीं होता, ध्यान से सुनना, मास और टाइम फंडामेंटल में होता, लेंथ नहीं होता, लेकिन हमारा यहां लेंथ की जरूरत पड़ रही होती, तो फिर हम स्पीड को डिफाइन नहीं कर सकते थे। स्पीड को डिफाइन करने के लिए लेंथ भी चाहिए, टाइम भी चाहिए, तब हम स्पीड को डिफाइन कर सकते हैं, तब ये उसमें डेराइव्ड क्वांटिटी हो। तो ऐसी कोई भी क्वांटिटी, जैसे फॉर एग्जांपल मास लेंथ टाइम में फोर्स है, फोर्स है बेटा, फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन होता है लेंथ अपॉन टाइम का स्क्वायर, मास लेंथ अपॉन टाइम का स्क्वायर। तो ये हो गया डेराइव्ड क्वांटिटी, मास लेंथ, तो देखो ये आ गया मास इंटू लेंथ अपॉन टाइम का स्क्वायर, अपॉन टाइम का स्क्वायर। ये देखो फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन होता है डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम से स्पीड आता है, और चेंज इन स्पीड अपॉन टाइम से एक्सेलरेशन आता है। ये सब चीजें सीखेंगे अभी अपन, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं जस्ट बता रहा हूं कि कोई भी क्वांटिटी जो फंडामेंटल के टर्म्स में लिखी जा सकती है, उन सब क्वांटिटी को हम डेराइव्ड क्वांटिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेराइव्ड क्वांटिटी। हमेशा तीन का एक सेट होगा? नो नो नो, नॉट नेसेसरी। ये तो हमने सिर्फ बोला है, तीन का सेट जरूरी नहीं है। यहां फंडामेंटल में दो, तीन, चार, पांच, छह, कितना भी हो सकता है। बस कंडीशन यही है कि वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होना चाहिए, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होना चाहिए। लेंथ, टाइम और स्पीड, यहां स्पीड क्या है? ये भी फंडामेंटल है। मास, टाइम, अच्छा, लेंथ, टाइम और स्पीड, इसमें ये फंडामेंटल नहीं बोल सकते। इसमें से या तो इसको हटाओ, या इसको हटाओ, या इसको हटाओ, कोई एक को हटाना पड़ेगा। यदि मैं एक को हटा दूंगा तो फिर बाकी फंडामेंटल मान सकते हैं। बेटा फंडामेंटल का एक सेट माना जाता है एक अलग सिस्टम ऑफ यूनिट में। ऐसा कोई फ्रीज नहीं है कि ये ही चीजें हैं कि मास, लेंथ, टाइम, इन्हीं को फंडामेंटल मान सकते हैं। हम नहीं भी मान सकते हैं, एक नया सिस्टम ऑफ यूनिट बना सकते हैं जिसमें नई फंडामेंटल क्वांटिटीज मान सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, स्पीड ऑफ लाइट, इसको भी एक फंडामेंटल सेट माना जा सकता है। अब बात आती है कई बार कि वो, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने दे दिया प्लैंक्स कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड स्पीड ऑफ लाइट। प्लैंक्स कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड स्पीड ऑफ लाइट, क्या इन तीनों में कोई रिलेशन है या नहीं? ये कैसे चेक करें? भाई ये तो सिंपल सा रिलेशन है कि स्पीड जो होती है वो लेंथ अपॉन टाइम होती है, आराम से चेक कर लिया। कोई अजीब सा रिलेशन आ जाए तो चेक कैसे करेंगे रिलेशन है या नहीं है? कैसे चेक करेंगे? तो कोई फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है, नहीं करता? तो यदि मान लो ऐसी कोई दिक्कत होती है तो आगे हम ऐसा तरीका पढ़ेंगे, आने वाले दिनों में ऐसा तरीका पढ़ेंगे डायमेंशनल एनालिसिस, जहां से हम कोई फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है या नहीं करता ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वो आगे बताऊंगा, वो मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन करो, ये क्वेश्चन करो सभी लोग, मैं क्विज बनाता हूं, इसका जवाब देना है। बोला विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी कैन बी कंसिडर्ड एज ए फंडामेंटल क्वांटिटी। इनमें से किसको फंडामेंटल ले सकते हैं? इसमें से किसको फंडामेंटल ले सकते हैं? ठीक है, क्विज बना दूं?
देखो 62% बच्चों का सही है। ये जो ए और बी वाले 10-10% है, ये तो पता नहीं क्या ही सोच के आंसर देते हैं। बेटा ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी कैन बी कंसीडर्ड एज ए फंडामेंटल क्वांटिटी। तो देखो फंडामेंटल पाने के लिए जैसे पहला बात करते हैं मास एक्सेलरेशन और फोर्स। क्या मास एक्सेलरेशन और फोर्स में कोई रिलेशन है? बोलो होता है क्या, जरा बताओ। क्या मास एक्सेलरेशन और फोर्स में इनको एक दूसरे के टर्म्स में लिख सकते हैं या नहीं? लिख सकते हैं या नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। फोर्स जो होता है वो मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो रिलेशन है, रिलेशन है, इसका मतलब इनको फंडामेंटल नहीं ले सकते। इफ देयर एग्जिस्ट एन रिलेशन दैट मीन्स दिस कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज ए फंडामेंटल सेट। दूसरा, मास वेलोसिटी और मोमेंटम स्पष्ट दिख रहा है, मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी होता है। यदि नहीं पता है मोमेंटम का फॉर्मूला, परेशान मत होना। वैसे परेशान होने वाली थोड़ी सी बात है कि ड्रॉपर बच्चे और फिर आपको नहीं पता है तो दिक्कत है। 11th क्लास के बच्चों को मोमेंटम का आइडिया ना हो तो मैं फिर भी मान लू, वैसे उनको होता है। मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी। तो ये एक फॉर्मूला एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब इसे सेट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं ले सकते। अब हमें ऐसा ऑप्शन छांटना है जिसमें कोई रिलेशन ही ना हो। जैसे सी ऑप्शन है, डिस्टेंस मास वेलोसिटी फोर्स। डिस्टेंस मास वेलोसिटी फोर्स नहीं समझ में आ रहा कोई रिलेशन है या नहीं? आ रहा है क्या? डिस्टेंस मतलब लेंथ है, मास है, वेलोसिटी है। नहीं आ रहा तो अभी इस ऑप्शन को थोड़ी देर के लिए स्किप कर दो। हमें तो एक ऐसा ऑप्शन छांटना है जिसमें मैं श्योर हूं कि कोई रिलेशन नहीं है। इसमें मैं श्योर नहीं, तो छोड़ो अभी थोड़ी देर के लिए। अगला है मास टाइम और फोर्स। मैं श्योर हूं मास और टाइम के टर्म्स में फोर्स को नहीं लिख सकते। फोर्स के लिए मास, लेंथ और टाइम तीनों होने चाहिए, तब फोर्स को लिख पाओगे। तो इनमें कोई रिलेशन नहीं है, नो रिलेशन। नो रिलेशन मतलब कैन बी यूज्ड एज ए सेट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी, एज ए सेट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। हाँ या ना? तो ये आंसर श्योर है, मास टाइम और फोर्स में कोई रिलेशन नहीं है। सिर्फ मास और टाइम से आप फोर्स निकाल नहीं सकते। मास और टाइम से तो आप वेलोसिटी नहीं निकाल सकते। मास और टाइम से आप वेलोसिटी नहीं निकाल सकते, तो एक्सेलरेशन नहीं निकाल सकते। तो मास इंटू एक्सेलरेशन फोर्स होता है, लेकिन एक्सेलरेशन ही नहीं बना पा रहे। तो इसमें हम श्योर हैं कि इनमें कोई रिलेशन नहीं है। यहां है, यदि किसी को दिख रहा हो तो यहां रिलेशन तो है। एक फॉर्मूला होता है सेंट्रीपिटल फोर्स का, फॉर्मूला होता है mv²/r, याद है? एक सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है, एक पार्टिकल जब सर्कल में घूमता है तो सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स होता है mv²/r। तो देखो मास, वेलोसिटी और डिस्टेंस के टर्म्स में फोर्स को लिख पा रहे। मास, वेलोसिटी और डिस्टेंस के टर्म्स में फोर्स को लिख पा रहे। लेकिन मैं ये मानता हूं कि ये रिलेशन ढूंढ पाना, ऐसे सोच पाना थोड़ा मुश्किल है। थोड़ा मुश्किल है कि मैं ऐसा कोई रिलेशन ढूंढ पाऊं, ये थोड़ा सा मुश्किल है। अब इसके लिए अलग अलग तरीके, जैसे फोर्स इंटू लेंथ जो होती है वो वर्क डन होता है। फोर्स इंटू डिस्टेंस क्या होती है? वर्क डन होता है। और mv² क्या है? काइनेटिक एनर्जी में एनर्जी का डायमेंशन आता है यहां से। तो हम बोल सकते हैं कि ये वर्क और एनर्जी सेम डायमेंशन, मतलब रिलेशन है। बट फिर भी ऐसा कोई रिलेशन जिसमें आपको कंफ्यूजन हो रहा हो कि रिलेशन है या नहीं है, उसको चेक करने का तरीका आगे सिखाऊंगा। डायमेंशनल एनालिसिस से हम ये फॉर्मूला डेराइव कर सकते हैं कि ऐसा रिलेशन है या नहीं, लेकिन वो हम जब आगे चैप्टर में बढ़ेंगे तब सीखेंगे। अभी के लिए इतना समझना है कि सेट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी में ऐसी क्वांटिटी लेते हैं जिसमें आपस में कोई रिलेशन ना हो। यहां चौथा ऑप्शन स्पष्ट दिख रहा है, मास, टाइम और फोर्स में कोई रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये आंसर आप आराम से निकाल सकते थे। बोलो बोलो बोलो। सर ये कैसे मालूम चलेगा कि फंडामेंटल क्वांटिटी कौन है कौन नहीं? बेटा मैं क्या सिखा रहा हूं फिर? मैं क्या इतनी देर से क्या बता रहा हूं?
आप मेरे से पूछ रहे हो कि कैसे पता चलेगा कि कौन फंडामेंटल है, यानी पहली बात तो दिमाग में ये डालो, फंडामेंटल कोई एक क्वांटिटी नहीं, एक सेट होता है। फंडामेंटल क्वांटिटी कोई एक क्वांटिटी नहीं होती है, वो सेट ऑफ क्वांटिटी होती है, उस सेट के हिसाब से देखा जाता है। मैं नहीं बोल सकता कि वेलोसिटी फंडामेंटल नहीं है, जब तक मेरे को वो पूरा सेट ना बताए किस सेट की बात हो रही है, तब तक नहीं बोल सकता। हाँ, यदि हमें बोल दिया जाए कि ऐसा ही सिस्टम ऑफ यूनिट की बताओ, तो फिर हम उसके हिसाब से बताते हैं। कैसे पता करेंगे फंडामेंटल है या नहीं, ये पता तो कर दिया, ये आपस में रिलेशन रखते हैं, तो ये फंडामेंटल नहीं हो सकते। इसमें से हटाओ, या तो मास को हटाओ या एक्सेलरेशन, किसी को हटाना पड़ेगा, क्योंकि इनमें रिलेशन आ रहा है सीधा सीधा। इसमें भी रिलेशन आ रहा है, मतलब इनको भी फंडामेंटल नहीं रख सकते। इसमें से हटाना पड़ेगा, आप मास को हटाओ, वेलोसिटी को हटाओ, मोमेंटम, किसी को हटाओ ताकि फॉर्मूला टूट जाए, फॉर्मूला ना बने। जैसे मास, टाइम और फोर्स में कोई फॉर्मूला नहीं है, ले लो, फंडामेंटल हो गया, ये हो गया। बोलो बोलो बोलो, क्या ये बात क्लियर है? जो फंडामेंटल नहीं है उसको डेराइव्ड बोल सकते हैं, जो फंडामेंटल नहीं है उसको डेराइव, मैंने क्या बोला, डेराइव्ड क्वांटिटी। जैसे फॉर एग्जांपल आपने ये लिया मास, टाइम और फोर्स। अब यदि कोई क्वांटिटी को इन तीन के टर्म्स में लिख पा रहे हो, मान लो आपको एक्सेलरेशन लिखना है, एक्सेलरेशन को आप फोर्स अपॉन मास लिख पा रहे हो, दैट मींस दैट इज डेराइव्ड क्वांटिटी। इन तीनों के टर्म्स में जिसको भी लिख पाओ वो डेराइव्ड क्वांटिटी। जिसको इन तीन के टर्म्स में आप ना लिख पाओ वो डेराइव्ड क्वांटिटी नहीं होगी। जैसे फॉर एग्जांपल मास, लेंथ और टाइम मैंने फंडामेंटल लिया, ध्यान से सुनना, मास, लेंथ और टाइम मैंने फंडामेंटल लिया, तो मैं स्पीड डेराइव कर सकता हूं, एक्सेलरेशन कर सकता हूं, इलेक्ट्रिक करंट डेराइव नहीं कर सकता, चार्ज डिफाइन नहीं कर सकता, चार्ज को मास, लेंथ, टाइम से नहीं लिख सकता, टेम्परेचर को मास, लेंथ, टाइम से नहीं लिख सकता। तो जो क्वांटिटी को आप इन क्वांटिटी के टर्म्स में नहीं लिख सकते, वो क्वांटिटी इसमें डेराइव्ड नहीं होंगी। डेराइव्ड मतलब जिनको इससे डेराइव कर सको, नाम से ही सोचो ना, डेराइव्ड मतलब जिनको इनसे डेराइव कर सको, उसको बोलते हैं डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। बात समझ पा रहे हो? जिस क्वांटिटी को इन क्वांटिटी के टर्म्स में लिख सकते हो, दैट इज कॉल्ड डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। जैसे फॉर एग्जांपल डिस्टेंस, मास और वेलोसिटी, यदि इन तीन को फंडामेंटल लेते, डिस्टेंस, मास और वेलोसिटी ले सकते हैं, डिस्टेंस, मास और वेलोसिटी को फंडामेंटल ले सकते हैं, तो उस केस में फोर्स एक डेराइव्ड क्वांटिटी हो जाता है, फोर्स एक डेराइव्ड क्वांटिटी हो जाती है, क्योंकि उनके टर्म्स में इसको लिख पा रहे। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? तो ये तो इन जनरल एक डेफिनेशन है फंडामेंटल और डेराइव्ड क्वांटिटी की। अब बात आती है एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट, फिजिकल क्वांटिटी इन एसआई सिस्टम, एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट। ये बेटा देखो, बहुत सारे सिस्टम ऑफ यूनिट्स होते हैं, आप भी अपना सिस्टम ऑफ यूनिट बना सकते हो, लेकिन वो बात अलग है, वो सिर्फ आप ही फॉलो करोगे, कोई और नहीं करेगा। लेकिन ऐसा ही सिस्टम ऑफ यूनिट पूरे इंटरनेशनल लेवल पे देखा गया, सबने डिसाइड किया कि यार इन इन क्वांटिटी को सबको फंडामेंटल लेते हैं और एक सेट बना लेते हैं जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉलो करा जाएगा, तो इसे बोला गया एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट। क्या बोला गया? एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट। तो एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट में कुछ क्वांटिटीज डिसाइड की गई कि किन किन क्वांटिटी को फंडामेंटल माने। तो भाई बहुत सारे लोग बैठे, सब दिमाग चलाया सबने, और फाइनली 7 ऐसी क्वांटिटीज निकाली गई जिनको फंडामेंटल बोला गया। तो जो फंडामेंटल क्वांटिटी इस सेट इसमें रखी गई एसआई में, वो है मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनस इंटेंसिटी। कितनी होगी? 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 क्वांटिटी को इन्होंने फंडामेंटल क्वांटिटी लिया।
इसमें जो ये लुमिनस इंटेंसिटी है हमारे बहुत ज्यादा काम नहीं आती 11-12 के लेवल में, बाकी आगे जाकर के काम आती है। ठीक है, बाकी नाम जरूर याद रखना है। तो ये 7 ऐसी क्वांटिटी हैं जिनको फंडामेंटल है, इसमें कोई भी ऐसी क्वांटिटी नहीं है जिसको बाकी के टर्म्स में लिख सके। जैसे टेम्परेचर को मैं बाकी के टर्म्स में लिखना चाहूं, नहीं लिख सकता। ये 7 के साथ परफेक्टली इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। ठीक है, तो इनको फंडामेंटल लिया। तो ये एक सिस्टम ऑफ यूनिट है, ऐसा ही सिस्टम ऑफ यूनिट। जब कुछ भी नहीं बोला हो ना, कुछ भी नहीं बोला हो, कौन सी, जैसे बस बेवकूफ की तरह क्वेश्चन बना दिया कि क्या इलेक्ट्रिक करंट एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो फिर हम थोड़ी समझदारी दिखाएंगे कि एक बेवकूफ क्वेश्चन बनाया गया है। तो ऐसी सिचुएशन में हम कहेंगे कि ये पक्का ऐसा ही सिस्टम की बात कर रहा है। कुछ नहीं बोला तो हम ऐसा ही सिस्टम की बात करेंगे, उसके हिसाब से इलेक्ट्रिक करंट एक फंडामेंटल होता है। इज इट क्लियर? और ये जो सिस्टम है ज्यादा फेमस इसलिए है क्योंकि इस सिस्टम की जो ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी हैं, इनका यूज करके हम ऑल सारी फिजिक्स की जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी हैं उनको इनके टर्म्स में डिफाइन कर सकते हैं। इसलिए ऐसा सिस्टम ऑफ यूनिट ज्यादा पूरे इंटरनेशनल लेवल पे एक्सेप्टेड है। इन 7 के टर्म्स में हम किसी भी क्वांटिटी को डेराइव कर सकते हैं। जैसे हम सिर्फ मास, लेंथ और टाइम को फंडामेंटल ले रहे थे, तो दिक्कत ये आ रही थी हम चार्ज को नहीं डिफाइन कर पा रहे थे। दिक्कत ये आ रही है कोई इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई रिलेशन एस्टेब्लिश करने की कोशिश करे, वो नहीं कर पा रहे थे, उनको डेराइव नहीं बोल पा रहे थे। क्यों? क्योंकि वो पूरी तरीके से सारी क्वांटिटी डिफाइन कर पाए, जरूरी नहीं है। लेकिन जब हम 7 को लेते हैं तो जितनी भी क्वांटिटी हम फिजिक्स में पढ़ेंगे, हर क्वांटिटी को इन 7 के टर्म्स में डिफाइन किया जा सकता है। ठीक है, दूसरा है डेराइव्ड क्वांटिटी, वो तो फंडामेंटल है। ये है डेराइव्ड क्वांटिटी। अब उन फंडामेंटल के टर्म्स में ऑल अदर क्वांटिटीज, ऑल अदर फिजिकल क्वांटिटीज which can be written in terms of these 7 क्वांटिटी, इनको हम डेराइव्ड बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम। अब आप कहोगे सर वॉल्यूम तो हमने फंडामेंटल लिया ही नहीं। नहीं, जरूरत है। मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है लेंथ का क्यूब, वॉल्यूम होता है लेंथ का क्यूब। तो मास अपॉन लेंथ का क्यूब, ये हमारे डेंसिटी हो जाएगी। अब पता है दिक्कत है, अब कुछ लोगों को डाउट आएगा, सर 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 जरूरी थोड़ा है कि लेंथ का क्यूब वॉल्यूम होता है। सर लेंथ का क्यूब तो एक क्यूब के लिए वॉल्यूम होता है। भाई एल क्यूब वॉल्यूम किसका होता है? एक क्यूब का वॉल्यूम होता है। सर वो क्यूबॉइड हुआ तो? भाई डाउट तो मन में आता है ना, क्यूबॉइड हुआ तो सर? भाई क्यूबॉइड हुआ तो वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। क्यूबॉइड हुआ वो ऑब्जेक्ट तो वॉल्यूम होगा लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। तो यहां भी देखोगे एक लेंथ, विड्थ भी तो एक लेंथ ही है, हाइट भी तो एक लेंथ ही है। डायमेंशनली तो वो लेंथ ही है ना। यूनिट तो उनकी लेंथ वाली होगी ना, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, मिलीमीटर, कुछ ना कुछ लेंथ की यूनिट होगी। तो तीनों ये लेंथ है, लेंथ लेंथ लेंथ, लेंथ का क्यूब। कोई वो स्पीयर हुआ 4/3 पाई आर क्यूब। अब ये 4/3 पाई तो कांस्टेंट आगे मल्टीप्लाई में है। मेन जो डायमेंशन निकलती है वो इससे निकलती है, यूनिट निकलती है इससे निकलती है, आर क्यूब। आर क्यूब, रेडियस यदि मीटर है तो वॉल्यूम आएगा मीटर क्यूब, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर क्यूब। तो ये लेंथ का क्यूब ही है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन सा ऑब्जेक्ट है, वॉल्यूम हमेशा लेंथ क्यूब मतलब मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, इन्हीं के यूनिट में लिखा जाएगा। तो ये देखो डेंसिटी को मैंने मास और लेंथ के टर्म्स में लिख दिया, मतलब वो डेराइव्ड हो गई। मतलब वो क्वांटिटी कैसी होगी? डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होगी। बोलो भाई, बोलो बोलो बोलो, क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई? कोई भी स्पीयर हो, कोन हो, कोई भी रैंडम कोई भी ऑब्जेक्ट हो, उसका वॉल्यूम, वॉल्यूम हमेशा ऐसा यूनिट में आप लिखोगे तो मीटर क्यूब में लिखा जाएगा। मीटर क्यूब बेसिकली लेंथ का क्यूब होता है।
उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कैसा वॉल्यूम है, छोटा बड़ा कैसे और शेप है, कोई फर्क नहीं पड़ता, वॉल्यूम वॉल्यूम होता है। ठीक है, क्लियर। जैसे स्पीड है, अब स्पीड स्पीड है, मीटर पर सेकंड में लिखो, सेंटीमीटर पर सेकंड में लिखो, फुट पर सेकंड में लिखो, किलोमीटर पर आवर में लिखो, यूनिट कुछ भी हो सकती है, लेकिन वो क्वांटिटी तो वो ही है ना, ऊपर लेंथ नीचे टाइम। ठीक है, चलो ये बात हो गई हमारी फिजिकल क्वांटिटी की। हम वापस से आएंगे एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट के ऊपर, फिर से आएंगे डिटेल में, हम इसको और समझेंगे एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट को। अभी के बस इतना समझो कि एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट में फंडामेंटल क्वांटिटी किसे किसे लिया गया, 7 क्वांटिटी है जिनको फंडामेंटल लिया गया। चल, रेडियस को डेराइव बोलेंगे नहीं, रेडियस एक फंडामेंटल हो गया, रेडियस इज ए लेंथ। बेटा लेंथ हो, विड्थ हो, हाइट हो, थिकनेस हो, रेडियस हो, डायमीटर हो, जो भी चीज डायरेक्टली लेंथ है, ये सब क्या है, लेंथ है। तो ये कोई डेराइव्ड क्वांटिटी नहीं है, ये फंडामेंटल होगी, बेसिक क्वांटिटी होगी, बेस क्वांटिटी। डेराइव्ड होगा जैसे रेडियस से वॉल्यूम निकाला, वॉल्यूम रेडियस का स्क्वायर यूज आया, डेराइव्ड क्वांटिटी। डेराइव्ड मतलब फंडामेंटल क्वांटिटी के प्रोडक्ट डिवीजन पावर करके लिखा गया हो। ठीक है, वॉल्यूम डेराइव्ड क्वांटिटी होगी, स्पीड डेराइव्ड क्वांटिटी होगी, जो इनके टर्म्स में निकाली जाए, जिसमें बेस जो फंडामेंटल क्वांटिटी है उनको मल्टीपल टाइम्स यूज करके निकाला जाए। डिस्टेंस और लेंथ में क्या डिफरेंस है बेटा, डायमेंशनली दोनों सेम बात है। अब ऐसे तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में भी डिफरेंस है, लेंथ विड्थ हाइट में भी डिफरेंस है, बट डायमेंशनली ये लेंथ ही है तीनों, मीटर में ही होंगी यूनिट। मेजरमेंट करेंगे तो आप लेंथ हो चाहे विड्थ हो चाहे हाइट हो चाहे थिकनेस हो कुछ भी हो, किस में मेजर करोगे, मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर, इन्हीं में मेजर करोगे, कोई भी क्वांटिटी हो। तो ये डायमेंशनली तीनों सेम ही होती हैं, एक ही चीज को रिप्रेजेंट करती हैं। ठीक है, अब वेलोसिटी कई तरीके की वेलोसिटी हो सकती है, एक पार्टिकल की वेलोसिटी, स्पीड ऑफ लाइट हो सकती है, वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी हो सकती है, ऑर्बिटल वेलोसिटी, पता नहीं क्या क्या वेलोसिटी हो सकती है वेलोसिटी, लेकिन डायमेंशनली तो वेलोसिटी वेलोसिटी है। ठीक है, विकास जी पूछ रहे हैं कि करंट तो Q इंटू टी होता है। सर सर सर, करंट होता है Q इंटू टी, तो सर ये तो डेराइव्ड हो गया ना करंट। तो भाई मेरे, इसको डेराइव्ड कैसे बोल रहा है, क्या चार्ज तूने फंडामेंटल लिया है, वो उनकी मर्जी थी यार, उन्होंने चार्ज को फंडामेंटल नहीं लिया, उन्होंने फंडामेंटल करंट को लिया, मर्जी उनकी, उन्होंने कुछ सोच समझ के लिया होगा। जैसे हम कह रहे थे मास, लेंथ और टाइम, इसको भी फंडामेंटल ले सकते हैं। हम चाहें तो मास, लेंथ और स्पीड को भी फंडामेंटल ले सकते हैं। हमने टाइम को यहां से हटा दिया, स्पीड को ले लिया, हम लेंथ को हटा के स्पीड को ले लेते, टाइम रख लेते, वो हमारी मर्जी है। इन्होंने करंट को फंडामेंटल लिया, चार्ज को नहीं लिया। यदि वो चार्ज को फंडामेंटल लेते तो करंट को फिर फंडामेंटल नहीं ले पाते। तो जब उन्होंने यहां करंट को फंडामेंटल लिया है तो चार्ज यहां डेराइव्ड हो गया, चार्ज यहां क्या हो गया, डेराइव, क्योंकि चार्ज को हम फिर करंट और टाइम के टर्म्स में लिख सकते हैं, तो यहां चार्ज डेराइव्ड हो गया। वो उनकी मर्जी थी कि उनको करंट को डेराइव्ड लेना है या मतलब फंडामेंटल किसको लेना है, करंट को या चार्ज को। चार्ज को भी ले सकते थे, ऐसा नहीं है, वो चाहते तो करंट की जगह चार्ज को भी फंडामेंटल ले सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं लिया। हाँ भाई, नहीं लिया तो नहीं लिया, उस समय तुम होते, अब पावर में होते तो तुम जिद करके चार्ज को ले सकते थे, रूल्स के हिसाब से कुछ गलत नहीं होता, करंट की जगह चार्ज को घुसा देते, रूल्स के हिसाब से कुछ गलत नहीं होता। ठीक है, बोलो 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 बोलो, क्लियर है भाई। वेलोसिटी डिस्टेंस अपॉन टाइम है, क्या ये एक्सेप्शन होगा, एक्सेप्शन होगा,
एक्सेप्शन होगा, लिखना चाह रहे हो, एक्सेप्शन होगा। क्यों एक्सेप्शन होगा? मैं बोल रहा हूं मास, टाइम और स्पीड। क्या ये फंडामेंटल का सेट हो सकता है? नहीं। क्या ये सेट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी हो सकती है? नहीं। इज इट पॉसिबल टू हैव दिस सेट एज ए फंडामेंटल क्वांटिटी? नो। यस। यस, बिल्कुल रख सकते हैं। दिक्कत कहां है? मुझे एक दिक्कत बताओ इसको फंडामेंटल रखने में। अब आएंगे कुछ समझदार लोग, सर सर स्पीड तो सर लेंथ अपॉन टाइम होता है ना। हाँ, तो होता है, स्पीड लेंथ अपॉन टाइम होता है। तो सर स्पीड को आप फंडामेंटल कैसे ले रहे हो? इसको तो लेंथ और टाइम के टर्म्स में लिख सकते हैं। हाँ, लिख सकते हैं, लेकिन क्या यहां इस सेट में तुम्हारे लेंथ दिया है? क्या इस सेट में तुम्हें लेंथ दिया है? नहीं दिया। इस सेट में तुम्हें लेंथ दिया ही नहीं है, तो ये ले सकते हैं क्योंकि इसमें लेंथ नहीं है। यदि ये होता मास, लेंथ, टाइम और स्पीड, यदि इसको मैं एक फंडामेंटल का सेट लेना चाहूं, ये नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि यहां स्पीड एक ऐसी चीज है जो लेंथ और टाइम के टर्म्स में लिखी जा सकती है। इनमें से या तो तुम लेंथ को हटाओ, या टाइम को हटाओ, या स्पीड को, किसी को भी हटाओ, डजेंट मैटर, लेकिन हटाना पड़ेगा एक। इनमें से कोई भी एक हटा दोगे तो बाकी दो में फिर कोई नहीं। जैसे मैं कहूं स्पीड को सिर्फ टाइम के टर्म्स में लिख सकते हैं, नहीं, लेंथ तो चाहिए ही चाहिए। बात समझ रहे हो मेरी? मतलब ये कोई मतलब नहीं होता कि स्पीड एक फॉर्मूला होता है। अरे भाई, ऐसे तो लेंथ को भी लिख सकते हैं, ऐसे तो लेंथ को भी स्पीड इंटू टाइम लिखते हैं। लो, फिर तो लेंथ को भी मत लो भाई। ये तो कोई लॉजिक नहीं हुआ ना। एफ इज इक्वल टू एम ए होता है भाई, ए इज इक्वल टू एफ बाई एम भी होता है, एम इज इक्वल टू एफ बाई ए भी होता है। एक फॉर्मूले में तुमने किसी एक चीज को बाकियों के बराबर किया तो उसको बदल सकते हो ना भाई। भाई स्पीड ये, लेंथ ये, ऐसे तो तुम लेंथ को कभी फंडामेंटल लोगे ही नहीं क्योंकि वो स्पीड इंटू टाइम होती है। अरे भाई, यदि उसमें स्पीड और टाइम है तब तुम ये ऑब्जेक्शन करोगे कि लेंथ को नहीं ले सकते। बात समझ रहे हो? जो भी तुम सेट ले रहे हो, इसीलिए मैंने क्या कहा, इंडिविजुअली किसी एक क्वांटिटी फंडामेंटल है या नहीं हम नहीं बोल सकते, सेट डिफाइन करना पड़ता है। उस सेट में वो जो क्वांटिटी है वो फंडामेंटल है या नहीं। ऐसे समझो, ऐसे समझो, 5 दोस्त तुम इकट्ठा करते हो एक साथ। अब यदि मान लो उसमें से 3 दोस्त ऐसे हैं कि जैसे ही तीनों एक साथ होंगे, श्योर है वो लड़ेंगे, मर्डर होगा फिर उनके बीच में, वो ऐसा लड़ेंगे। जैसे वो 3, कोई भी 2 एक साथ कर दो कि तीसरा नहीं है, नहीं लड़ते। इन 2 को एक साथ कर दो, नहीं लड़ते। इन 2 को एक साथ कर दो, नहीं। लेकिन ये 3 एक साथ हो गए तो लड़ेंगे, श्योर है। तो हम कोई एक सेट बनाएंगे तो उसमें लड़ाई होगी या नहीं होगी, वो डिसाइड करता है कि वो तीनों तो कहीं एक साथ नहीं आ गए। यदि वो तीनों आ गए उसके अंदर तो गड़बड़ है। उनमें से कोई 2 रख लो चलेगा, तीनों को नहीं रखना है, वो वाला चीज है। ये वो 3 दोस्त हैं, स्पीड, लेंथ और टाइम, जो तीनों आ गए तो लड़ कट मरेंगे। इनमें से 2 को रख लो, तीसरे को नहीं रखना है, तो फिर चल जाएगा वो सेट। अरे बात समझ रहे हो? बात समझ रहे हो? बोलो मुन्ना, है भाई? क्या ये बात समझ में आई? हाँ मेरे भाई, बोलो 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 बोलो। क्या बोलती पब्लिक? क्या बोलती पब्लिक? चल, नेक्स्ट अपन आते हैं यूनिट पे। देखो बेटा, इस चैप्टर में डेफिनेशन स्टार्टिंग यहीं से हुआ, फिजिकल क्वांटिटी। क्या होती है फिजिकल क्वांटिटी? क्या होती है फिजिकल क्वांटिटी? है भाई, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? जिसको हम मेजर कर सके, ठीक है, जिसको हम मेजर कर सके। सर, 2 फिजिकल क्वांटिटी को भी फंडामेंटल कह सकते हैं ना? हाँ, कह दो, क्या दिक्कत है? ले लो, लेंथ और टाइम को ले लिया, लेंथ और टाइम फंडामेंटल हो गए, मास और टाइम फंडामेंटल हो गए, मास और लेंथ फंडामेंटल हो गए। बिल्कुल ले सकते हैं, क्या दिक्कत? 2 को भी ले सकते हैं,
कोई दिक्कत नहीं। मैं इकलौती एक क्वांटिटी से बहुत सारी क्वांटिटी डिफाइन कर सकता हूं। मैंने जैसे लेंथ लिया, मैं लेंथ से एरिया डिफाइन कर सकता हूं, मैं लेंथ से वॉल्यूम डिफाइन कर सकता हूं। मैंने दो क्वांटिटी ली, मास और लेंथ, मैं एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, मास पर यूनिट लेंथ वाली जो लीनियर मास डेंसिटी, ये सब डिफाइन कर सकता हूं। मैंने लेंथ और टाइम लिया तो मैं एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, एक्सेलरेशन सब डिफाइन कर सकता हूं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम दो को नहीं ले सकते, क्या ले सकते हैं, लेकिन फिर उसमें तुम डिफाइन डेराइव्ड कम कर पाओगे। यदि सिर्फ दो को आप फंडामेंटल लोगे तो उन क्वांटिटी से डेराइव्ड होने वाली क्वांटिटी का नंबर कम होगा, कम डेराइव कर पाओगे। यदि मान लो मास और टाइम को लिया तो आप स्पीड डेराइव ही नहीं कर सकते, मास और टाइम के टर्म्स में नहीं निकाल सकते। मास और टाइम को फंडामेंटल लोगे तो आप स्पीड नहीं निकाल सकते, एक्सेलरेशन नहीं निकाल सकते, फोर्स नहीं निकाल सकते, बहुत सारी चीजें नहीं निकाल सकते। लेकिन मास, लेंथ, टाइम तीनों को ले लोगे तो फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, एनर्जी सब डिफाइन कर पाओगे। समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो? अरे भाई, यदि इंग्रेडिएंट में आप आटा और नमक लोगे तो रोटी नहीं बना सकते। आटा मतलब पिसा हुआ चून, चून जो होता है, वो और नमक लोगे रोटी नहीं बना सकते। जब तक पानी नहीं लोगे तब तक उसको गुथोगे नहीं, तब तक वो बनेगा नहीं। तो आटा, नमक, पानी, तब जाके रोटी बनेगी। तब भी आग लेनी पड़ेगी, तब भी एडिशनल आग होगी, तब तुम रोटी बना पाओगे। वही वाली बात है, जितना कम फंडामेंटल क्वांटिटी लोगे, नंबर ऑफ डेराइव्ड क्वांटिटी कम होंगी। ठीक है? बोलो 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 बोलो। हाँ, जो ये 7 क्वांटिटी ली गई हैं, ये ऐसे ऐसे रैंडमली नहीं उठाई गई, ये बहुत सोच समझ के ली गई है। हम जितने भी फिजिक्स में क्वांटिटी पढ़ेंगे उन सब क्वांटिटी को इन 7 के टर्म्स में लिख सकते हैं, इसलिए इन 7 को सिस्टम ने फंडामेंटल चूज किया है। ओके? क्लियर है? क्लियर है? सर, चार्ज और करंट लेंगे तो वो फंडामेंटल होगा कि नहीं, दिस क्या मतलब? भाई, चार्ज को आप फंडामेंटल लोगे तो करंट को नहीं ले सकते, फिर करंट डेराइव्ड हो जाएगा। करंट को फंडामेंटल लोगे तो चार्ज डेराइव्ड हो जाएगा। उन्होंने करंट को फंडामेंटल में लिया है, चार्ज को डेराइव्ड रखा है। चलो अब आ जाओ। तो हम बात कर रहे थे कि फिजिकल क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है, फिजिकल क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जिसको हम मेजर कर सकें। अब मेजर कैसे करते हैं किसी भी क्वांटिटी को? जब हम मेजर करते हैं मतलब वो क्वांटिटी कितनी है, तो मेजर करने के लिए मुझे हमेशा एक रेफरेंस की जरूरत होती है। जैसे फॉर एग्जांपल, मुझे इस बोर्ड की लेंथ मेजर करनी है, तो मैं कैसे करूंगा? बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। हो सकता है मैं इस पेन को रेफरेंस ले लूं, मैं कहूं कि ये लेंथ एक पेन के बराबर है, तो मैं कैसे मेजर करूंगा? एक पेन ऐसे करके यहां से यहां तक आया, एक पेन, दो पेन, यहां से ऐसे दो पेन, फिर तीसरा पेन, फिर चौथा पेन, फिर पांचवा पेन, फिर छठा पेन, फिर सातवां पेन, ऐसे ऐसे मैंने इस लेंथ को मेजर किया। तो ये पेन के टर्म्स में मेजर कर दिया। मैं पेन ना लेकर के बिलांद लू, बिलांद, बिलांद मतलब अपने देसी भाषा में बिलांद बोल देते हैं, ये बिलांद, एक बिलांद। तो ये देखो, एक बिलान, दो बिलान, तीन बिलान, चार बिलान, उसके टर्म्स में मेजर कर दू। मैं कहूं नहीं नहीं नहीं, मैं हाथ के टर्म्स में मेजर करूंगा, हाथ यहां से यहां तक। ये लो भाई, एक हाथ, दो हाथ। मतलब आप इस लेंथ को कई तरीके से मेजर कर सकते हो, कई रेफरेंस से मेजर कर सकते हो। आप ऐसे फैला के मेजर कर सकते हो, मैं ऐसे फैला के मेजर करूंगा। समझ रहे हो ना? तो रेफरेंस तुम कुछ भी ले सकते हो, उसी रेफरेंस को बोला जाता है यूनिट। उसी रेफरेंस चीज को बोला जाता है यूनिट। जैसे आपको किसी चीज का मास मेजर करना है, तो आप कोई एक रेफरेंस लेंगे, कोई एक ऑब्जेक्ट लेंगे, बट्टा उठा के लाएंगे 1 किलो का, कि ये 1 किलो है, इसके टर्म्स में मेजर करेंगे। या आप कुछ पत्थर उत्थर लेंगे, भाई इस पत्थर के टर्म्स में हम मेजर करेंगे कि कितने पत्थर के बराबर है। तो एक रेफरेंस आपको लेना होगा।
उस रेफरेंस को बोलते हैं यूनिट। तो यूनिट जो होता है, इट इज ए रेफरेंस फॉर ए क्वांटिटी in terms of which the given quantity is measured। एक रेफरेंस, उस रेफरेंस को हम यूनिट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? यूनिट। कोई भी एक रेफरेंस क्वांटिटी जिसके टर्म्स में आपको जो दी गई क्वांटिटी है उसको मेजर कर रहे हैं। जैसे आपको ये लेंथ मेजर करनी है, तो इसको मेजर करने के लिए जो भी क्वांटिटी का आप रेफरेंस ले रहे हो, दैट रेफरेंस क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट। लेकिन अब वही बात, आप रैंडमली आपने कहा कि मैं तो बिलान से मेजर करूंगा, ऐसे मेजर करूंगा, इस लेंथ को एक बिलान बोलूंगा, तो आप ठीक है इसको ऐसे करके मेजर कर दोगे। लेकिन यार क्या ये एक स्टैंडर्ड हो गया? अब ऐसा तो है नहीं किसी को भी लेंथ मेजर करना है वो तुम्हारे से तुम्हारा हाथ मांगने आएगा, तुम्हारा हाथ दे दो मैं मेजर कर लेता हूं, मेरे को एक कपड़ा मेजर करना है मैं मेजर कर लेता हूं, ऐसा तो करेगा नहीं। तो ये एक स्टैंडर्ड नहीं हुआ, ये एक स्टैंडर्ड लेंथ नहीं हुई। तो बोलने में तो वो यूनिट है, लेकिन वो यूनिट ज्यादा लोगों तक यूज नहीं हो पाएगी। तो हमें एक ऐसा यूनिट लेना होता है, ऐसा रेफरेंस लेना होता है जिसको सभी लोग यूज कर पाए, सभी यूनिफॉर्मली यूज करें, सभी के लिए। सब अपने अपने हाथ को यूज करेंगे तो वो गड़बड़ ही होगी। उसमें एक फिक्स रेफरेंस होना चाहिए जो वेरी ना करे पर्सन टू पर्सन। तो ऐसी क्वांटिटी को हम बड़े लेवल पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप कोई भी आप लेंथ मेजर करो, जैसे कोई भी रीडिंग, एनी मेजर्ड वैल्यू, एनी मेजर्ड वैल्यू किस तरीके की होगी? कोई भी मेजर्ड वैल्यू होती है वो किस तरीके की होगी? एक तो होता है न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू एक नंबर होता है और उसके मल्टीप्लाई में होता है यूनिट। आप कोई भी, मैं कहता हूं कोई एक लेंथ सोचो दिमाग में, कोई भी एक लेंथ दिमाग में सोचो रेंडमली, मैं कहता हूं कोई भी एक लेंथ दिमाग में सोचो, तो आप कैसा सोच रहे होगे? क्या सिर्फ मैं बोलूं दो? दो, दो तो मीनिंगलेस बात है। क्या दो? क्या 2 मीटर, 2 सेंटीमीटर, 2 किलोमीटर? क्या? या फिर मैं सोचूं कि लेंथ होगी मीटर, तो सिर्फ मीटर से भी काम नहीं चलेगा। कितना मीटर? 1 मीटर, 2 मीटर, 5 मीटर, आधा मीटर, 10 मीटर, 50 मीटर, 100 मीटर, कितना? तो आपको दो चीजें एक साथ सोचनी पड़ती हैं, एक नंबर और एक उसके आगे यूनिट। तो मेजर्ड वैल्यू जो होती है, रीडिंग जो होती है किसी भी चीज की, आपने मेजर किया, उसमें दो चीजें होती हैं, नंबर और यूनिट। नंबर और यूनिट। कोई भी क्वांटिटी जो आप मेजर करते हो उसमें दो चीजें होती हैं, एक न्यूमेरिकल वैल्यू और एक उसका यूनिट। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए लेंथ ऑफ यूनिट यदि मैं बात करूं, लेंथ ऑफ यूनिट, अरे सॉरी, यूनिट ऑफ लेंथ, क्या लिख रहा हूं, यूनिट ऑफ लेंथ। देखो लेंथ के बहुत सारे, ऐसा नहीं है कि अब एक ही हो सकता है, बहुत सारे यूनिट हो सकते हैं। लेंथ को मैं मीटर में मेजर कर सकता हूं, सेंटीमीटर में मेजर कर सकता हूं, किलोमीटर में, मिलीमीटर में कर सकता हूं, माइक्रोमीटर में कर सकता हूं, नैनोमीटर में कर सकता हूं, एंगस्ट्रोम में कर सकता हूं, फुट में कर सकता हूं, इंच में कर सकता हूं, एक होता है लाइट ईयर में कर सकता हूं, परसेक में कर सकता हूं। मतलब बहुत सारे यूनिट हो सकते हैं, बहुत सारे।
फुट क्या होता है? लेंथ का यूनिट है एक फुट। ऐसे नहीं बोलते 6 फीट हाइट है। फुट सिंगुलर हो गया, फीट हो गया प्लूरल। फुट, 1 फुट, 2 फीट, 3 फीट, फुट फीट। FWT लिख रहे हो, प्लूरल हो गया, ज्यादा नंबर, 3 4 5 6 फीट के। ठीक है। इंच, 1 फीट में 12 इंच होते हैं। सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर होता है 10⁻⁻2 मीटर। 1 मिलीमीटर होता है 10⁻⁻3 मीटर। एक माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर को ऐसे लिखते हैं म्यू से, माइक्रोमीटर 10⁻⁻6 मीटर। नैनोमीटर को लिखते हैं एन से, नैनोमीटर 10⁻⁹मीटर। एंगस्ट्रोम को लिखते हैं 1 एंगस्ट्रोम, 1 एंगस्ट्रोम, ऐसे ऐसे लिखते हैं एंगस्ट्रोम को, ये 10⁻⁻10 मीटर होता है। फिट, इंच, तो ये 1 फीट जो होता है वो 12 इंच के बराबर होता है। फुट लिखेंगे, 1 लिख रहे हैं तो 1 फुट 12 इंच के बराबर होता है। लाइट ईयर, मतलब लाइट 1 सेकंड में कितना, मतलब ये यूनिट है। और भी बहुत सारी, ऐसा नहीं है यही, और भी बहुत सारी यूनिट हो सकती है लेंथ की, बिलांत भी हो सकती है, लेकिन उसको कोई जानता नहीं। ठीक है। ऐसे मास की बहुत सारी यूनिट हो सकती हैं, ऐसे टाइम को मेजर करने की बहुत सारी यूनिट हो सकती हैं। ठीक है। 1 मीटर की हाइट 1 मीटर ही क्यों है, इसकी रेफरेंस क्या लिया था? आप एनसीईआरटी खोलना, और एनसीईआरटी में हर एक चीज का, मास का, लेंथ का, टाइम का रेफरेंस दिया है, याद कर लेना। यदि याद करना हो तो, मेरे को तो याद नहीं है क्योंकि वो एग्जाम में नहीं पूछता है कि 1 मीटर का रेफरेंस क्या, 1 सेकंड को कैसे डिफाइन किया, हर एक चीज को एक डेफिनेशन दिया है। किस चीज को 1 मीटर बोलते हैं, 1 केजी किसे बोलते हैं, वो हर चीज डिफाइन किया है। मतलब 1 केजी का एक रेफरेंस वेट उन्होंने रखा हुआ है कि 1 केजी किसे बोलेंगे, तो एक रेफरेंस वेट उन्होंने अपने किसी लैब में रखा हुआ है। ऐसे हर चीज का एक रेफरेंस है। ठीक है ना, एनसीईआरटी में दिया है, आप पढ़ लेना, पहले दूसरे पेज पे मिल जाएगा। क्लियर? हाँ भाई। नहीं, कोई जो बोल रहा है, एनसीईआरटी अभी मत पढ़ो, बट जो बोल रहा है जिसको रेफरेंस जानना है तो वो एनसीईआरटी में दिया, आप जरूर देख सकते हैं, उसके लिए कोई वो नहीं है। तो क्या बात समझ में आई, यूनिट क्या होती है, ये बात समझ में आई। एक क्वांटिटी को मेजर करने के बहुत सारे यूनिट हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन यूनिट जरूरी है। बिना यूनिट के आप किसी क्वांटिटी को मेजर नहीं कर सकते। आपको टाइम मेजर करना है तो कोई ना कोई यूनिट लेना पड़ेगा जिसके टर्म्स में आप मेजर करोगे, तो वो जो रेफरेंस क्वांटिटी है उसे यूनिट बोला जाता है। अब एक चीज ध्यान से सुनना, फॉर एनी फिक्स्ड क्वांटिटी, किसी भी एक फिक्स क्वांटिटी के लिए, फॉर एग्जाम्पल आपको कोई एक ऑब्जेक्ट दे दिया गया कि भाई इसका मास निकालो, मास निकालो, या ये बोला ये पेन है इसकी लेंथ निकालो, ये पेन दे दिया इसकी लेंथ निकालो, जल्दी से बताओ, मुझे एक बात का जवाब देना, इस पेन की लेंथ आपको मेजर करनी है, तो इस पेन की लेंथ तुम ही बताओ, मीटर में मेजर करेंगे तो ज्यादा आएगी या सेंटीमीटर में मेजर करेंगे तो ज्यादा आएगी? खुद सोच के देखना, इस पेन की लेंथ ज्यादा किस में होगी, मीटर में, सेंटीमीटर में? किस में ज्यादा होगी, किस में ज्यादा होगी? सेंटीमीटर में। किस में ज्यादा होगी? सेंटीमीटर में। गलत जवाब। इसकी लेंथ चाहे आप मीटर में मेजर करो, चाहे सेंटीमीटर में मेजर करो, चाहे मिलीमीटर में मेजर करो, इसकी जो लेंथ है वो है। उसको इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि किस यूनिट में मेजर कर रहे हो। अच्छा चलो ठीक है, तुम्हारा डाउट दूर करते हैं। एक बात बताओ, 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर बड़ा है या 100 सेंटीमीटर बड़ा है? कौन बड़ा है? मैं ये नहीं पूछ रहा हूं कि मीटर बड़ा है या सेंटीमीटर बड़ा, मैं पूछ रहा हूं 1 मीटर बड़ा या 100 सेंटीमीटर बड़ा। मान लो इसकी लेंथ 1 मीटर है, सेंटीमीटर में मेजर करोगे तो क्या आएगा? 100 सेंटीमीटर। तो तुम्हारे हिसाब से तो 100 सेंटीमीटर बड़ा हो गया ना, 100 है, 100 है, बड़ा हो गया?
नहीं, दोनों इक्वल हैं। दोनों क्या हैं? इक्वल हैं। एक इस पेन की लेंथ यदि मान लो 1 मीटर है तो सेंटीमीटर में निकालोगे 100 सेंटीमीटर आएगी, मिलीमीटर में निकालोगे 1000 मिलीमीटर आ जाएगी। 1000 आ रहा है इसका मतलब ये नहीं कि ये बड़ा हो गया। तो एक फिक्स ऑब्जेक्ट जो है ना, उसकी लेंथ इस बात पे डिपेंड नहीं करती कि किस यूनिट में मेजर की जा रही है, उसकी लेंथ जो है वो है। तुम यूनिट बदलोगे, न्यूमेरिकल वैल्यू बदलेगी, बट वो लेंथ थोड़ा ना बदल जाएगी। वो लेंथ थोड़ा ना बदल जाएगी। तुमने 1 मीटर मेजर किया या 100 सेंटीमीटर मेजर किया, ये अलग थोड़ा ना होंगे। हाँ, न्यूमेरिकल वैल्यू डिफरेंट होंगी। एक फिजिकल क्वांटिटी के लिए n इंटू यू का प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट रहेगा। एक फिक्स क्वांटिटी के लिए जिसको आप मेजर कर रहे हो, उसके लिए n इंटू यू का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट मतलब आप यदि यूनिट बढ़ाओगे, यदि बड़ी यूनिट लोगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी आएगी। बेसिकली जब हम सेंटीमीटर से मीटर में जाते हैं, यूनिट बड़ी होगी, यूनिट बड़ी हुई तो नंबर छोटा हो गया। यूनिट को डबल करोगे, न्यूमेरिकल वैल्यू हाफ हो जाएगी। यूनिट को 5 गुना करोगे, न्यूमेरिकल वैल्यू 1/5 हो जाएगी। यदि मान लो एक पेन की लेंथ मैं इतनी लेता हूं, इसको मेजर करता हूं, मान लो 10 पेन के बराबर आया। यदि मैं इस पेन की लेंथ को डबल कर दूं और फिर मैं मेजर करूं तो वो 10 की जगह 5 आएगा। डबल लेंथ रेफरेंस लोगे तो नंबर आधा हो जाएगा। क्वांटिटी वही है, ऐसा नहीं है कि वो क्वांटिटी वो लेंथ बदल गई, नहीं, लेंथ वो अभी भी उतनी है, लेकिन तुम्हारी न्यूमेरिकल वैल्यू बदल गई क्योंकि तुमने यूनिट बदल लिया। इसका मतलब यूनिट और न्यूमेरिकल वैल्यू का प्रोडक्ट एक फिक्स क्वांटिटी के लिए बदलता नहीं है, बदलता नहीं है। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई? यदि आप अपना मास मेजर करना है आपको अपना, तो वो चाहे केजी में मेजर करो, चाहे वो ग्राम में मेजर करो, चाहे वो किसी भी यूनिट में मेजर करो, तुम्हारा मास जितना है उतना है। वो अलग अलग रीडिंग इसलिए आती है क्योंकि यूनिट बदल जाती है। डिफरेंट डिफरेंट यूनिट में तुम्हारे मास की न्यूमेरिकल वैल्यू अलग अलग आएगी, बट डजंट मीन कि तुम्हारा मास अलग अलग। बात समझ रहे हो? बात समझ रहे हो भाई? क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। अब देखो, यूनिट का मामला ऐसा है, आपको याद करनी पड़ती है। तुम सोचो कि मैं एक बार बैठ के सारी यूनिट याद कर दूं, ऐसा नहीं होता। ध्यान से सुनना मेरी बात। यूनिट हम धीरे धीरे याद हो पाती है। हम जब याद हो 10वीं 12वीं क्लास तक हमने बहुत सारी क्वांटिटी पढ़ी। जब आप छोटे छोटे बच्चे से पूछोगे तो मास का यूनिट उसको नहीं पता होता है, लेकिन जब वो पहली दूसरी क्लास में आता है उसको धीरे धीरे वो यूज करने लग जाता है। मास का यूनिट, हाँ किलोग्राम है, ग्राम है, वो यूनिट सुनने लग जाता है। जब उसको तुम मीटर बोलने लगोगे वो समझ जाएगा कि लेंथ की बात हो रही है, क्योंकि उसने सुना, उसने पढ़ा उस चीज को। टाइम, सेकंड, वो मीटर पर सेकंड शायद ना समझे अभी, लेकिन वो मीटर, सेकंड, आर ये समझने लग जाता है। तो यूनिट का खेल ऐसा है, धीरे धीरे अब हम जब पढ़ते हैं, धीरे धीरे नई चीजें सीखते हैं। जब वो कभी स्पीड पढ़ेगा तो स्पीड का यूनिट भी याद हो जाएगा। जब वो कभी एक्सेलरेशन पढ़ेगा, एक्सेलरेशन का यूनिट याद हो जाएगा। अभी तुम बहुत सारी क्वांटिटी पढ़े हुए हो तो तुम्हें पता है, उनके यूनिट्स पता है। यदि मैं बोलूं जूल तो तुम्हें फील आएगा कि एनर्जी की बात हो रही है, तुम्हें फील आएगा कि एनर्जी की बात हो रही है। यदि मैं बोलूं केजी पर मीटर क्यूब, तुम्हें समझ में आएगा डेंसिटी की बात हो रही है, क्योंकि ये क्वांटिटी तुमने पढ़ी हुई है। बात समझ रहे हो? तो यूनिट्स जो होती है ना, वो धीरे धीरे जब हम क्वांटिटी पढ़ते हैं तो नई नई क्वांटिटी सीखते जाते हैं और उनके यूनिट्स याद करते जाते हैं। तो बहुत सारी क्वांटिटी की यूनिट आपको पता होगी, कुछ क्वांटिटी, कुछ चीजें जो नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कभी नहीं सुना लाइट ईयर, तो अब सुन लिया लाइट ईयर, कि एक लाइट की स्पीड से, जब लाइट की स्पीड, लाइट सी मतलब 3 × 10⁸ की स्पीड से कोई चीज चलेगी तो वो 1 साल में कितना चलेगी। मतलब लाइट यदि ट्रेवल कर रही है तो 1 साल में कितना लेंथ ट्रेवल करेगी, उसे हम लाइट ईयर बोलते हैं। पढ़ लिया, अब सुन लिया, ठीक है भाई, समझ गए ना? तो अब जैसे जैसे क्वांटिटीज नहीं सुनती जाओगे, उनके यूनिट्स याद करते चले जाना। ठीक है, याद करते चले जाना। जैसे लाइट ईयर इज ए यूनिट हो, अब याद हो गया कि एक डिस्टेंस की यूनिट है। किसकी यूनिट है? डिस्टेंस की।
ठीक है भाई, बताओ इनमें से कौन सी यूनिट लेंथ की है। चलो क्विज बना देता हूं, एक बिल्कुल हलवा सा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी यूनिट लेंथ की है, जल्दी से बता दो। बहुत बढ़िया बेटा, कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, सारे ऑप्शन नहीं पढ़ रहे, बस एक ऑप्शन पढ़ के आंसर दे देते हैं। नहीं बेटा, सारे ऑप्शन पढ़ा करो। पर सेक, लाइट ईयर, एंगस्ट्रोम, तीनों ही यूनिट लेंथ की है, तीनों ही यूनिट लेंथ की है। ठीक है, चलो ये बताओ, अच्छा क्वेश्चन है, विच डज नॉट हैव द सेम यूनिट एज ऑफ अदर। भाई 4 यूनिट दिखा रखी हैं, इनमें से कौन सा यूनिट अलग है, कौन सा यूनिट अलग है। कौन सा यूनिट अलग है। बेटा इसीलिए बोलता हूं 60% का गलत है, 60% यूज। एक्चुअल में देखो 60% ने सी आंसर दिया क्योंकि उनको बाकियों से अलग लग रहा था, लेकिन ये देखा नहीं। हो सकता है, मैं मानता हूं कि किसी को, आपको नहीं पता इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, पढ़ेंगे आगे आगे, लेकिन फिर भी आप देखो, वाट, वाट किसका यूनिट है, नहीं पता क्या तुम्हें, वाट पावर का यूनिट है। किसका यूनिट है, पावर का यूनिट ऑफ पावर, पावर का यूनिट। पावर क्या होती है, कार्य करने की दर, रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क। एक वाट जो होता है ये 1 जूल पर सेकंड होता है। तो वाट इंटू सेकेंड, वाट इंटू सेकेंड, वाट इंटू सेकेंड जो होता है ये जूल के बराबर, 1 वाट इंटू सेकेंड 1 जूल के बराबर होता है, यूनिट ऑफ एनर्जी। तो ये हो गया यूनिट ऑफ एनर्जी, यूनिट ऑफ एनर्जी। आप दूसरा देखोगे ना, किलो वाट आवर, वाट की जगह किलो वाट हो गया, वाट किलो वाट, किलो वाट मतलब 1000 वाट। सेकंड की जगह आवर हो गया, अभी भी ये पावर इंटू टाइम ही है, पावर इंटू टाइम एनर्जी ही होता है। पावर इंटू टाइम क्या होती है, एनर्जी ही होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये भी एनर्जी ही होती है। नहीं पता हो तो बता दूं, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होती है ना, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट हम पढ़ेंगे क्लास 12th में, ये इलेक्ट्रॉन की ई की वैल्यू कितनी होती है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये ई की वैल्यू होती है। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतने जूल के बराबर होता है, बहुत छोटी यूनिट है एनर्जी की। जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इन सब की जो एनर्जी होती है, एक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन चक्कर आपने ऐसा नहीं है सुना नहीं होगा, जरूर सुना होगा, मैं मान ही नहीं सकता इलेक्ट्रॉन वोल्ट ना सुना। एक इलेक्ट्रॉन जब अपने ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है तो उसके फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी इलेक्ट्रॉन की, सेकंड ऑर्बिट में एनर्जी जरूर सुना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है, ये एनर्जी है। लेकिन ये एनर्जी नहीं हो सकती, मैं श्योर हूं। क्यों, क्योंकि जूल खुद एनर्जी है। ध्यान से देखो, जूल इंटू सेकेंड, ये एनर्जी नहीं हो सकती, एनर्जी तो ये है, ये एनर्जी है, और एनर्जी को टाइम से मल्टीप्लाई किया गया है, एनर्जी को टाइम, तो पक्का एनर्जी नहीं है। जूल इंटू सेकेंड पक्का एनर्जी नहीं है, आंसर विल बी डी। डी इज डिफरेंट, डी इज डिफरेंट। श्रेया बोले कि नहीं सुने हैं सर, देखो ऐसा नहीं हो सकता, केमिस्ट्री फिजिक्स आप यदि क्लास 12th पास कर चुके हो ही नहीं सकता कि आपने इलेक्ट्रॉन वोल्ट ना सुना हो। लेकिन फिर भी मैं मान रहा हूं, चलो नहीं सुना कोई बात नहीं, अब बता रहा हूं, याद रखना।
इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का यूनिट होता है, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतने जूल के बराबर। देखो सिंपल सी बात है, सब चीजें कभी ना कभी तो पहली बार सुनते ही हैं। आज सुन लिया तुमने पहली बार, अब याद कर लेना, करना तो पड़ेगा ही याद। ये क्लास 12th में हम पढ़ेंगे कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का मतलब है कि जब एक इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज को, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन को 1 वोल्ट के अक्रॉस एक्सेलरेट करेंगे तो उसके पास जो एनर्जी आएगी उसे हम 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलते हैं। बस, ठीक है, क्लियर? हाँ भाई, चल, सिस्टम ऑफ यूनिट, ध्यान से सुनना, सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होता है? एक्चुअल में क्या है, जैसा कि मैंने बताया कि आप यूनिट तो कुछ भी मान सकते हो भाई, तुम्हारी चॉइस है, तुम्हारी मर्जी है, तुम यूनिट कुछ भी मान सकते हो। लेकिन कुछ भी मानने में दिक्कत क्या होती है कि उसको बड़े लेवल पे यूज नहीं कर पाओगे। मान लो तुम्हारे गांव में मास मेजर करने के लिए कुछ एक रेफरेंस बना गया, तो वो तुम्हारे गांव का हो गया कि भाई इस गांव में चलो इस पत्थर को हम इतना मास लेंगे, इसके हिसाब से मेजर करेंगे। लेकिन वो ऑल ओवर वर्ल्ड थोड़ा ना यूज किया जा सकता है। तो सिस्टम ऑफ यूनिट बनाए गए, जो ज्यादा फेमस सिस्टम ऑफ यूनिट है उनके बारे में हम थोड़ा पढ़ते हैं। तो 3 सिस्टम ऑफ यूनिट हैं जो काफी ज्यादा फेमस चलते हैं एसआई सिस्टम के अलावा। वो है सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट, एफपीएस सिस्टम ऑफ यूनिट, एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट। यहां पे लेकिन कंडीशन है कि सिर्फ हम 3 ही क्वांटिटी को फंडामेंटल लेते हैं, मास, लेंथ और टाइम। ऐसा क्यों? ध्यान से सुनना, आप एक नॉर्मल आदमी के हिसाब से सोचो, जो ज्यादा पढ़ा, साइंटिस्ट नहीं है, मतलब ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, कोई ज्यादा वो पढ़ाई से कोई मतलब भी नहीं है। एक नॉर्मल एक गांव में एक आदमी रहता है बेचारा, और वो अपना गुजारा कर रहा है, वो पढ़ा लिखा भी नहीं है शायद, लेकिन फिर भी कुछ चीजें उसको जरूर अपनी जिंदगी में खरीदनी पड़ती हैं, बेचनी पड़ती हैं, मतलब यूज करता है। कौन कौन सी क्या चीजें होंगी? वो आटा, चावल, चीनी कुछ लेने जाएगा तो वो मास मेजर करेगा, तो उसको पता होना चाहिए केजी होता है। तो मास एक ऐसी चीज है जो उसको करना ही करना पड़ेगा, यूज कर, मतलब मास इन द सेंस कोई भी सामान खरीदना बेचना है, वजन करना है, तो मास के बारे में पता होना चाहिए। दूसरा, कपड़ा लेने जाना है, कोई चीज कोई खरीद रहा है, पाइप खरीद रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो लेंथ चाहिए। और तीसरा है टाइम। ये 3 ऐसी चीजें हैं, चाहे आप साइंस बैकग्राउंड से हैं या नहीं हैं, आपको यूज करनी पड़ेगी। शायद वो करंट के बारे में नहीं जानता होगा, शायद वो टेम्परेचर के बारे में भी नहीं जानता होगा, डिग्री सेंटीग्रेड ये, लेकिन उसको केजी, मीटर, सेकंड, इनका नॉलेज तो होगा ही होगा। तो ज्यादा यूजफुल चीजें ये 3 है, मास, लेंथ और टाइम। तो ये 3 सिस्टम ऑफ यूनिट जो है वो ज्यादा फेमस चलते हैं, जिसमें मास, लेंथ और टाइम को मेजर किया जाता है। तो यहां एक होता है सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट। इसमें सी जो है, सी स्टैंड्स फॉर सेंटीमीटर। सेंटीमीटर ये लेंथ है। सेंटीमीटर किसकी यूनिट है? लेंथ की। मतलब इस सिस्टम में लेंथ को बाय डिफॉल्ट सेंटीमीटर में मेजर किया जाएगा। जी स्टैंड्स फॉर ग्राम। ग्राम, ग्राम ये मास हो गया। एंड एस स्टैंड्स फॉर सेकंड, ये टाइम हो गया। तो जब भी मैं बोलता हूं कि एक क्वांटिटी सीजीएस यूनिट में लिखो, तो सीजीएस यूनिट का मतलब है मास ग्राम में लोगे, लेंथ सेंटीमीटर में लोगे, टाइम सेकंड में लोगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर डेंसिटी लिखनी है तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, डेंसिटी को लिखोगे। आपको स्पीड लिखनी है, स्पीड लिखोगे सेंटीमीटर पर सेकंड। आपको एक्सेलरेशन लिखना है सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऐसे यूनिट्स में लिखोगे उन क्वांटिटी। ठीक है। दूसरा है एफपीएस सिस्टम ऑफ यूनिट। यहां लेंथ को फुट में लिया जाता है, फुट, ये लेंथ होगा। अपने यहां ज्यादा नहीं चलता इंडिया में, इंडिया में एफपीएस सिस्टम ऑफ यूनिट ज्यादा यूज नहीं होता। मास को यहां पाउंड में लेते हैं, पाउंड, पाउंड। कभी तुमने केक वगैरह खरीदा हो तो आपने नाम सुना होगा, 1 पाउंड का केक है, 2 पाउंड का केक है, पाउंड वो मास का यूनिट होता है। ठीक है। 1 पाउंड लगभग आधा किलो से थोड़ा कम होता है, 0.45 kg के आसपास होता है, आधा किलो से थोड़ा कम होता है।
एस स्टैंड्स फॉर सेकंड, ये टाइम है। दिस इज एफपीएस सिस्टम ऑफ यूनिट। तीसरा होता है एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट। एमकेएस में एम स्टैंड्स फॉर मीटर, मीटर ये लेंथ का यूनिट है, लेंथ को मीटर में, किलोग्राम मास का यूनिट है, मास। सेकंड टाइम का यूनिट। मतलब कोई चीज एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट में लिखने का मतलब है कि मैं उसकी लेंथ को मीटर में लिखूंगा, टाइम को सेकंड में लिखूंगा, मास को किलोग्राम में लिखूंगा। ये एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट हो गया। क्या हो गया? एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट। तो ये तीन सिस्टम ऑफ यूनिट ज्यादा फेमस हैं, इनका आइडिया होना चाहिए। कई बार क्वेश्चन में वो बोल देता है ऑल यूनिट्स इन सीजीएस यूनिट, तो इसका मतलब है कि लेंथ को सेंटीमीटर में लेंगे, मास को ग्राम में लेंगे, टाइम को सेकंड में लेंगे, ऐसा। क्लियर? तो सीजीएस और एमकेएस ज्यादा यूज आते हैं, सीजीएस और एमकेएस ज्यादा यूज आते हैं। ये जो एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट है, इसी का एक्सटेंडेड वर्जन होता है एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट। एसआई सिस्टम में भी इन तीनों को यही यूनिट लिया जाता है, लेकिन एसआई में टोटल 7 क्वांटिटी को फंडामेंटल लिया जाता है, यहां सिर्फ 3 है, मास लेंथ टाइम। ऑब्वियस सी बात है, मास लेंथ टाइम के टर्म्स में हम सिर्फ कुछ ही क्वांटिटी को डिफाइन कर पाएंगे, सभी को नहीं कर सकते, उसके लिए हमें एसआई सिस्टम पे जाना पड़ेगा। तो इसी का एक्सटेंडेड वर्जन है एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट, इसी का एक्सटेंडेड, जहां फंडामेंटल 3 की जगह 7 कर दिया। ठीक है? MKS is same as SI system? No. SI system is the extended version of MKS system. ठीक है? MKS का एक्सटेंडेड वर्जन। हाँ, सब में सेकंड को, टाइम को सेकंड में मेजर किया, सेकंड ज्यादा यूज होने वाली यूनिट होती है। SI सिस्टम जो होता है वो उसी का एक्सटेंडेड वर्जन है, SI सिस्टम ऑफ यूनिट, एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट। देखो, एसआई सिस्टम बहुत सोच समझ के बनाया गया सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, जो इंटरनेशनल लेवल पर एक्सेप्टेड है। ठीक है? इसके अंदर टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटी हैं, प्लस 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी हैं। 7 फंडामेंटल क्वांटिटी तो 7 होगी फंडामेंटल यूनिट्स, प्लस 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स, मिला करके पूरा एसआई सिस्टम बनता है। अब 7 फंडामेंटल हम बात कर चुके हैं पहले। लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनस इंटेंसिटी, ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होती है। जस्ट एक सेकेंड लिखो, आप, पानी पी के आता हूं। हाँ भाई, तो 7 फंडामेंटल होगी। अब ये जितने भी फंडामेंटल क्वांटिटी हैं, इन सब के यूनिट्स ध्यान रखो, और उस यूनिट को कैसे लिख रहे हो ये भी ध्यान रखो। सारे यूनिट, लेंथ का है मीटर, मीटर को एम से लिखते हैं, स्मॉल एम से। मास का किलोग्राम, केजी से लिखते हैं। टाइम का सेकंड, एस से लिखते हैं, स्मॉल एस हो गया। इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, इसको कैपिटल ए से लिखते हैं। बेटा, एम्पियर एक्चुअल में क्या होता है, कुछ यूनिट्स जो है ना, वो किसी साइंटिस्ट के नेम पे भी दे दी जाती है, मतलब उनका सम्मान में। जैसे एम्पियर साइंटिस्ट थे, ठीक है, तो उनके सम्मान में उनको, उनके करंट की यूनिट को उनके सम्मान में एम्पियर से बोल दिया गया। ठीक है?
तो जब भी किसी साइंटिस्ट के नेम पर कोई यूनिट होती है तो वो हमेशा कैपिटल लेटर में लिखी जाती है, कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। जैसे न्यूटन साइंटिस्ट थे तो उनके नाम पे फोर्स की यूनिट दे दी गई, तो न्यूटन जब लिखेंगे तो एन कैपिटल लिखेंगे। जैसे सेकंड है, इसको कैपिटल एस नहीं लिखते, ठीक है। टेम्परेचर, केल्विन साइंटिस्ट थे, के से लिख दिया गया। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल, ये सिर्फ MOL मोल है, ये साइंटिस्ट का नेम नहीं है। लुमिनस इंटेंसिटी, ये कैंडेला, CD से लिखा जाता है, कैंडेला लुमिनस इंटेंसिटी की यूनिट है। तो ये 7 क्वांटिटीज, इनके यूनिट, इनके सिंबल आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। तो MKS वाला ये देखो, ये 3 जो है MKS वाली यूनिट है, मीटर, किलोग्राम और सेकंड, वही MKS वाली है, बट उसका एक्सटेंडेड वर्जन है किलो। बेटा ये किलो, इसकी अलग से बताऊंगा, किलो, मिली, मेगा, माइक्रो, ये प्रीफिक्स और सफिक्स होते हैं, वो बाद में बताएंगे, ठीक है ना। मैं एक टेबल दिखाऊंगा आपको जहां पे बताऊंगा किलो 10 की पावर 3 को बोलते हैं किलो, एक्चुअल में वो ग्राम है, लेकिन किलोग्राम इसकी यूनिट रखी गई है। यहां किलो 10 की पावर 3 को दिखाता है, ग्राम 10 की पावर 3 ग्राम, ठीक है। किलो हम किसी के आगे भी लगा सकते हैं, जैसे वाट के आगे किलो वाट, जूल के आगे किलो जूल, ठीक है। मीटर के आगे किलोमीटर, किलो वर्ड हम आगे लगा सकते हैं, प्रीफिक्स होता है। इसके अलावा 7 तो फंडामेंटल हो गई, लेकिन ये 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या है। एक्चुअल में उन्होंने ऑब्जर्व किया कि कुछ ऐसी क्वांटिटी होती हैं जिनका कोई डायमेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी यूनिट डिफाइन करनी पड़ती है, यूनिट डिफाइन की गई है। तो ऐसी क्वांटिटी को हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स। 2 ऐसी यूनिट है सप्लीमेंट्री यूनिट, ये फंडामेंटल क्वांटिटी के एडिशनल ये 2 क्वांटिटीज लिखी जाती हैं, जिसे हम सप्लीमेंट्री यूनिट्स बोलते हैं। कौन कौन सी 2 होती हैं? प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं। प्लेन एंगल, एंगल नॉर्मल जो एंगल हम यूज करते हैं वो प्लेन एंगल है। एंगल कैसे डिफाइन करते हैं? प्लेन एंगल या एंगल सिंपल बोल देते हैं। प्लेन एंगल कैसे डिफाइन करते हैं? प्लेन एंगल थीटा होता है आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। अब वैसे देखा जाए तो आर्क लेंथ, कोई भी लेंथ आप मेजर करोगे एसआई सिस्टम में तो मीटर में मेजर करोगे, ऊपर मीटर में है, नीचे रेडियस वो भी मीटर में मेजर करोगे। तो मीटर तो कट गया, इस तरीके से तो इसका कोई यूनिट ही नहीं होना चाहिए, लेकिन इसका यूनिट हम डिफाइन करते हैं। एंगल को हम एक पर्टिकुलर यूनिट में हम मेजर करते हैं क्योंकि हम उसको मेजर कर पाते हैं, तो कोई ना कोई तो रेफरेंस लेना पड़ेगा ना जिसके टर्म्स में आप मेजर करोगे। तो इसका एसआई यूनिट जो होता है वो रेडियन होता है, रेडियन। इसका एसआई यूनिट जो होता है वो रेडियन होता है, रेडियन, ठीक है। इसलिए इसको एडिशनल सप्लीमेंट्री यूनिट के तौर पे लिया गया है। अभी हम आगे पढ़ेंगे डायमेंशन। डायमेंशन देखो, ये लेंथ नहीं है, ऊपर भी लेंथ नीचे भी लेंथ, लेंथ तो कट गई, एक्चुअल में इसका कोई डायमेंशन नहीं है, ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है, लेकिन फिर भी इसका यूनिट डिफाइन किया जाता है क्योंकि हम उसको मेजर करते हैं। तो ये होता है सप्लीमेंट्री यूनिट। क्या होता है? सप्लीमेंट्री यूनिट। इसका ऐसा यूनिट रेडियन हो गया, इसके और भी यूनिट होते हैं, डिग्री, आर्क मिनट, आर्क सेकंड, ये छोटे यूनिट्स भी होते हैं जो बेसिक मैथमेटिक्स में हम पढ़ते हैं। प्लेन एंगल के अलावा, प्लेन एंगल को कैसे डिफाइन करते हैं? कोई भी एक सर्कुलर आर्क के ऊपर हम कितना लेंथ चल रहे हैं, ये लेंथ, और वो सेंटर पे ये जो एंगल है हम ये एंगल मेजर करते हैं। तो ये एंगल जो थीटा है इसको डिफाइन किया गया, ये लेंथ अपॉन जिस रेडियस में घूम रहे हैं वो रेडियस का रेशियो, लेंथ और रेडियस का रेशियो एंगल बताता है। ये हो गया प्लेन एंगल। ऐसे ही एक होता है सॉलिड एंगल। ये प्लेन एंगल एक लीनियर मूवमेंट, एक सर्कुलर आर्क के लिए डिफाइन होता है, बल्कि सॉलिड एंगल कुछ वैसा ही है, लेकिन ये एक एरिया के लिए डिफाइंड होता है, 3 डायमेंशनल एंगल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक स्फीयर का हिस्सा लो,
जैसे एक पूरा स्पीयर बनाता हूं, ठीक है, पूरा स्पीयर बनाया, ये सेंटर है, और इसके ऊपर सरफेस पे ये वाला एरिया लिया इसका। तो ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, इसको सेंटर से आप मिलाओगे तो ऐसा एक कोनिकल शेप बनेगा। ये 2D शेप नहीं होगी, ये 3D शेप होगी। ऐसे यहां देखोगे तो कोनिकल जैसा कुछ बनेगा, ये कोन बनेगा, ऐसे कोन, हाँ या ना। तो जैसे वो एक प्लेन में आर्क अपॉन रेडियस डिफाइन किया, ऐसे यहां सॉलिड एंगल, 3 डायमेंशनल एंगल है, एक प्रकार से समझने के लिए बोल सकते हैं, एक प्रकार से 3 डायमेंशनल एंगल है। जैसे उसको थीटा से लिखते हैं, इसको लिखने का तरीका है ओमेगा। ओमेगा, कुछ लोग कहेंगे सर ये तो ओम है, ये तो रेजिस्टेंस में यूज करते हैं। हाँ, वहां उसको यूनिट का नाम दिया जाता है ओम, रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होती है, लेकिन ये ओमेगा है। ओमेगा ऐसे भी लिखते हैं, ओमेगा ऐसे भी लिखते हैं, जिस तरीके से ए ये भी है, ए ये भी है, ऐसे ओमेगा ओमेगा होते हैं। अब एक्चुअली में वही कैपिटल है, स्मॉल है, अब इनमें से कौन सा कैपिटल है, मेरे ख्याल से ये कैपिटल है, ये स्मॉल है, आई एम नॉट श्योर, बट कैपिटल स्मॉल वाला झंझट इसमें भी होता है। तो इसको ओमेगा से लिखते हैं। तो ये जो सॉलिड एंगल है, सॉलिड एंगल, ये डिफाइन किया जाता है, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, एरिया डिवाइड बाई रेडियस का स्क्वायर, एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर, एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। एरिया जैसे वहां देखो लेंथ अपॉन लेंथ था, यहां एरिया अपॉन एरिया जैसी चीज, मतलब ऊपर एरिया, एरिया भी क्या होगा, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, इनमें होगा। नीचे भी किस में होगा, मीटर स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर। तो देखा जाए तो यूनिट तो कट जाएगा, ये भी मीटर स्क्वायर, ये भी मीटर स्क्वायर, इस हिसाब से तो कोई यूनिट नहीं होना चाहिए, लेकिन इसका यूनिट डिफाइन किया जाता है, और इसका ऐसा यूनिट जो होता है वो होता है स्टेरेडियन, स्टेरेडियन। इसको एस आर से लिखते हैं, स्मॉल एस आर, स्टेरेडियन। आपको इसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानना है, बस इतना ही जानना है। पूछ सकता है कि सॉलिड एंगल का यूनिट क्या है, हमें यह पता होना चाहिए स्टेरेडियन होता है। ठीक है, बोलो 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 बोलो। तो ये कुछ दो एडिशनल यूनिट हैं, बस सिर्फ यूनिट, सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं। तो 7 फंडामेंटल यूनिट होती हैं और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स होती हैं। इन सबको मिला के मिलकर के बनता है एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट। क्या बनता है, एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट। रेडियन और स्टेरेडियन डिफरेंस, बेटा मीटर और सेकंड में क्या डिफरेंस है, मीटर और सेकंड में वो एक लेंथ की यूनिट है, एक टाइम की यूनिट है। सेम रेडियन और स्टेरेडियन में डिफरेंस है, एक एंगल की यूनिट है, एक सॉलिड एंगल की यूनिट है, दोनों अलग चीजें हैं, बोथ आर डिफरेंट थिंग। सॉलिड एंगल का यूज क्या होता है, एंगल का यूज क्या होता है, एंगल से हम आर्क लेंथ निकालते हैं, सॉलिड एंगल से हम सरफेस एरिया निकालते हैं। जिससे एक पूरे सर्कल का टोटल प्लेन एंगल क्या होता है, सेंटर पर, सेंटर पर इस सर्कल का प्लेन एंगल होता है 2 पाई। इसी तरीके से स्पीयर का सेंटर पे सॉलिड एंगल होता है 4 पाई। इससे इसका सरकमफेरेंस निकालते हैं 2 पाई आर, ऐसे इसका एरिया निकालते हैं 4 पाई आर स्क्वायर। ये पूरे स्पीयर का सॉलिड एंगल जो होता है सेंटर पे 4 पाई होता है। तो 4 पाई जब ये होगा तो आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो एरिया होगा 4 पाई आर स्क्वायर। बट हम इसको नहीं यूज में लेते हैं, जैसे प्लेन एंगल मल्टीपल जगह यूज आता है, सॉलिड एंगल हम नहीं यूज में लेते हैं, ठीक है ना। बट ये एनसीईआरटी में दिया है, थोड़ा सा बताना जरूरी है। ओके, तो जैसे एंगल है ऐसे सॉलिड एंगल, एक प्रकार से 3 डायमेंशनल एंगल होता है। कोई भी 3D ऑब्जेक्ट को आप देखोगे तो वो हमारी आंख के ऊपर एक ऐसी शेप बनाएगा जिसका जो ये एरिया अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर वाली जो टर्म होगी वो सॉलिड एंगल डिफाइन करेंगे। जैसे प्लेन एंगल डिफाइन करते हैं ऐसे सॉलिड एंगल डिफाइन करते हैं, ठीक है। ओके, प्लेन एंगल मतलब हाँ 2D में होता है, एक आर्क है, आर्क, आर्क अपॉन रेडियस होता है।
ओके। डायमेंशन, डायमेंशन अभी पढ़ी नहीं है, हम समझेंगे, डायमेंशन पे आएंगे हम अगली क्लास में, डायमेंशन पे आएंगे। इस क्लास में हमने अभी डायमेंशन नहीं देखी है, ठीक है। अगली क्लास में हम थोड़ा सा बेसिक यूनिट कन्वर्जन का पढ़ेंगे कि जो यूनिट है उसमें कन्वर्जन कैसे किया जाता है, बेसिक यूनिट कन्वर्जन देख करके फिर हम डायमेंशन पढ़ेंगे और डायमेंशनल फॉर्मूला पढ़ेंगे। आज की क्लास में आपको बेसिक आइडिया दिया है मैंने अभी यूनिट्स का, यूनिट्स क्या होती है, सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होता है, फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है। अगली क्लास में इसको प्रॉपर आगे बढ़ाएंगे। कैसा लगा बेटा? क्या अभी जो आज बताया, आज कुछ ज्यादा देखो देखो आज का कोई होमवर्क नहीं दे पाऊंगा मैं, क्योंकि कुछ ज्यादा ऐसा हुआ नहीं है जहां से मैं होमवर्क दे सकूं, बेसिक सी चीजें हुई हैं, ओके। लेकिन ये बेसिक चीजें ही हमारी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करती है। हमें पता ही नहीं है फंडामेंटल क्वांटिटी किसे बोलते हैं, तो हम रट के थोड़ा फंडामेंटल क्वांटिटी कर पाएंगे, ठीक है। और पढ़ाइए, बिल्कुल पढ़ाएंगे, अगली क्लास में पढ़ाएंगे, है ना, है भाई। चलो यहीं पे एंड करें।